बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए, शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। अहान कमिश्नर अकबर की चंद एक ज़रूरी हिदायत सुनकर अपने कमरे में चला आया था। दीबा की आज से नाइट ड्यूटी नहीं थी। उसे कमरे में गैर हाजिर देख हैरान ज़रूर हुआ था, लेकिन फिर साइड टेबल खाली देख समझ गया कि पानी लेने गई होगी। लैपटॉप फाइल वगैरह बेड पर रखता वॉशरूम में बंद हुआ था। 15 मिनट बाद फ्रेश होकर कमरे में कदम रखते ही वो भुंचका के रह गया। या वहशत! अहान के मुंह से बेसाख्ता चीख की सूरत यही दो लफ्ज बरामद हुए थे, कालीन पर लौट पौट होकर पागलों की तरह हंस रही दीबा को देख। दीबा, क्या हो गया यार? क्यों हंस हंस कर पागल हो रही हैं? कुछ मुझे भी बताएं ताकि मैं भी साथ दूं। कुछ देर तो वो हैरत में गौता तनु से हंस हंस के सुर कनारी होता देखता रहा था, लेकिन मुकाबिल के दौरे रुकने के इम्कान नजर नहीं आए तो मजबूरन अहान उसके सर पर पहुंचा। हान, वो अरसलान। दीबा उठकर वजह बताने लगी कि वापस हंसी का दौरा पड़ा था और फिर कहका लगाते हुए पेट पकड़कर कालीन पर ढेर हो गई। अहान परेशानी से नफी में सर हिलाता उसके पहलू में दो जानू बैठ गया था। दीबा, क्या हुआ? क्यों इतना हंस रही हैं? पेट में बल पड़ जाएंगे यार। ये ले पानी पिए। अहान ने जबरदस्ती उसे बाजू से पकड़ के बिठाया और साइड टेबल पर रखा दीबा का लाया पानी के जग से पानी गिलास में उंडेलकर उसके कहका जब्त करने के चक्कर में भींचे लबों से लगाया। अब बताएं, क्यों हंसी के दौरे पड़ रहे हैं आधी रात को? पीछे बेड से टेक लगाकर गहरे गहरे सांस भरी दीबा को बाजू से पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए पूछा, जिस पर दीबा की वापस हंसी छूट गई थी। आंखों से पानी झलक कर नरम गुलाबी गालों पर फिसलने लगा। इनफ दीबा, हंसना बंद करें। न जाने हंसने की कौन सी किस्म है जो आंसुओं को हम कदम बनाती है। अहान उसके आंसू देखकर जिद चुका था। ये दिल से हंसने की किस्म है। दीबा पलक झपका कर बोली। जो भी फजूल किस्म हो, मुझे नाकों में पानी नहीं चाहिए। अहान उसका बाजू अपनी तरफ खींचकर कतत भरे अंदाज में बोला। उसके जारियाना अंदाज पर दीबा ने थूक निकला था। क्या हो गया अहान? बात सुन लें, आपको भी इस हंसी के दौरे पड़ जाएंगे। दीबा नरमी से अपना बाजू आजाद कराते माहौल का असर जाहिर करने के लिए फासला कायम कर गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अभी मैं नीचे गई थी पानी लाने। जब मैं किचन से निकल रही थी तो मुझे अरसलान की आवाज़ आई। दुनिया को अपने पीछे दौड़ाने वाला बंदा अपनी मनकुहा के पीछे दौड़ रहा था। और तो और परवाज़ ने खटाक से उसके मुंह पे दरवाज़ा मार दिया। कितनी मज़ाहिया बात है ना? दीबा ने मज़े से बताते हुए ताइदी नज़रों से अहान को देखा। इसमें हंसने जैसा तो कुछ नहीं, वैसे भी गलती की है उसने, परवाज़ को इतने दिन अंधेरे में रखा। अब ये सब तो करना ही होगा। और बुरी बात है दूसरों के पर्सनल्स में ताका झाकी करना। अहान को हंसी तो आई थी, लेकिन जब्त करते हुए दीबा को तंबिया किया। कौन सी ताका झाकी की आदत है उस फसाद इंस्पेक्टर की, हर किसी के फड्डे में नाक घुसाने की? दीबा ने नाक चढ़ाई। वैसे असल हंसी मुझे इस बात पर आई कि मैं निशपा अरसलान को चढ़ाती थी कि इसके लिए मैं और निशपा अरसलान को चढ़ाते थे कि उसके लिए गांव की दुल्हन ले आएंगे जो सुबह शाम बेलन से उसकी सेवा करेगी। बेलन वाली तो नहीं, लेकिन बीवी मिली बड़ी खरांट है। परफेक्ट कपल। हाँ हाँ हाँ। परवाज़ के तासुरात याद करके दीबा ने वापस कहका लगाया, जिसमें अब की बार अहान ने भी साथ दिया था। वैसे हान, एक राज की बात बताऊं? दीबा खिसक कर अहान के करीब होती राजदारी से पूछ गई। जी ज़रूर। अहान ने सर हिलाकर इजाज़त दी। वैसे किसी भी चीज़ को संजीदा ना लेने वाला फसादी इंस्पेक्टर संजीदा हो गया यहाँ। मोहब्बत हो गई है मोहतरम को। दीबा अहान के कान में फुसफुसाई, जिस पर अहान ने चेहरा मोड़कर अपने से चंद इंच की दूरी पर मौजूद लड़की को आबरू उठा के देखा। सच, मजाक नहीं कर रही। दीबा ने शहरक पर हाथ रखा। आपको कैसे मालूम? अहान उसके खूबसूरत नकूश में नजरें उलझाते हुए पूछ गया। बस माँ बदौलत को मालूम हो जाता है। गरूर नहीं किया, उड़ते चिड़िया के पर गिनने की सलाहियत रखते हैं हम। दीबा मसनूई कॉलर उठाकर गर्दन में बल डाले बोली। अच्छा जी, जिस तरह हम नफ्स देखकर मर्ज बता देते हैं, इसी तरह बंदा देखकर इश्क मोहब्बत के राज खोल सकते हैं। दीबा मुकाबिल की गहरी बोलती नजरों का नोटिस लिए बगैर तफाकुर से बोली। होश तो तब आया जब अहान ने बाजू से खींचकर अपने साथ लगाया था। इस बंदे का कोई राज खोल दें तबीबे मोहब्बत साहिबा। अहान ने कान के पास झुककर गंभीर सरगोशी की थी। उसकी गर्म सांसों से सुलग उठे कान की लौ ने तो दीबा की सांस हलक में अटका दी थी। उसने पलक झपक कर हद से ज्यादा करीब अहान के खूबरू चेहरे को देखा था। मखमूर बोलती आंखें, मुतबस्सम अहमरी लब, पुरनूर कशादा पेशानी, पुरतपिस झुलसाती निगाहें, सभी दीबा की जान लेने के दर पे थे। हान, दीबा के होंठ फड़फड़ाए थे, लेकिन लफ्जों ने हलक में दम तोड़ दिया था। उसकी गैर होती हालत पर अहान की मुस्कुराहट गहरी हुई थी।
मेरा मर्ज बताएं डॉक्टर साहिबा। अहान कुमार आलूद लहजे में दीवा की जान हवा कर गया। उठती गिरती घनी शर्मा यहाँ से बोझल पलकों की झालर, फड़फड़ाते गुलाबी नाजुक लब, सुर्ख नारी गाल, पेशानी पर चमक रहे नन्हे नन्हे मोती, सांसों की मधुर सुरगम, सभी अहान के गिर्द एक तलसम सा बांध रहे थे। तो रिहाई का परवाना कैसे जारी करता जब माहौल सादा से मानी खेज हो गया था, जब रिश्ता ही दोस्ती से निकाह और मोहब्बत के मनाजिर तय करने लगा था। उस पसूख इस माहौल का तलसम फोन की चिंगारती आवाज़ ने तोड़ा था। तलसम टूटा। अहान की गिरफ्त ढीली हुई थी। दीबा फौरन खड़ी होती बेड की तरफ बढ़ी। जब इधर उधर भटक रही फोन स्क्रीन पर नज़र साकित हुई थी। वो ही आखिर में 00 वाला अननोन नंबर देख दीबा की नज़र अहान की तरफ उठी थी, जिसने फुर्ती से फ़ोन उठा के बिना उसकी तरफ देख के बालकनी की राह ली थी। दीवा की नज़रों ने दूर तक उसके कदमों को जकड़ना चाहा था, लेकिन वो अनजान बना, ग्लास डोर बंद कर गया था। क्या अहान वाकई? इससे आगे वो सोचना नहीं चाहती थी। कितने ही दिनों से वो अहान के फ़ोन पर ये नंबर और अहान का मंजर से गायब हो जाना नोट कर रही थी। दिमाग में सवाल, दिल में खच्चों ने जगह बनाना शुरू कर दी थी। अब अगला सीन। डॉक्टर, ये आपकी नाइट ड्यूटी का अजाब कब खत्म होगा यार? नाइट ड्यूटी आपकी है और नींद हराम मेरी हुई पड़ी है। कसम से जब से आपने नाइट ड्यूटी का शोशा छोड़ा है, नींद तो जैसे ही रूठ ही गई है मुझसे। हशाम हिबा को अस्पताल के लिए तैयार होता देख मुंह बसूर कर बोला। साइड पर तकिए पर चढ़कर मस्ती में मगन सुबान साहब ने न जाने किस लतीफ़े का लुत्फ लिया था, सीटी वाली किलकारी के साथ। आज मेरी नाइट ड्यूटी नहीं है, बैग मैं कल के लिए तैयार कर रही हूँ। हिबा उसकी रोनी शक्ल देख मुस्कुरा कर बोली, जिस पर हशाम उछलकर अपनी जगह बैठा था। सच? जी, लेकिन जागना आपने कल रात भी है, क्योंकि कल सुबह मैं अस्पताल की टीम के साथ पास गांव जा रही हूँ। शायद रात में ही वापसी ना हो। हिबा ने सुबान के खिलौने से मिटते हुए मुतला किया। व्हाट? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हशाम ने लब भींचकर इस्तफसार किया। इसमें बताने जैसा क्या था? मुसीबत आपके सर पर मंडला रही है और आप पूछ रही हैं कि बताने जैसा क्या था? खैर, मैं आऊँगा आपके साथ या फिर आप अपना ट्रिप कैंसिल करें। हशाम उसे घूर कर कहता आखिर में इत्मीनान से ऑप्शन दे गया। उस नई मंतक पर हिबा का पारा चढ़ा था। मिस्टर हशाम, हर बात में आपने अपनी क्यों चलानी होती है? आप समझते क्यों नहीं बात को? मैं कोई सैर व तफरीह के लिए नहीं जा रही, ऑफिशियल काम से जा रही हूँ, अस्पताल की तरफ से, और मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। आप बस गलत फहमी का शिकार हैं। फिर आपने खामखा वहाँ जाकर करना क्या है? हिबा उसकी एक ही रट से तंग आकर बोली। डेट मारनी है गांव की नेचुरल ब्यूटीज़ के साथ। आपको कोई मसला है? हाँ, वक्त निकाल कर उन हसीनाओं से अपनी इंतहा की खुश्क मिजाज ज़ौजा की चुगलियाँ करने का भी पुख्ता इरादा है, लेकिन आपका दुम छल्ला बॉडीगार्ड बनकर घूमने जैसा मेरा कोई इरादा नहीं है। सो आप बेफिक्र रहें। सिंपली आप वहाँ ड्यूटी देखिएगा, मैं ब्यूटी देखूंगा। बात ख़त्म। हशाम रिलैक्स अंदाज में बेड पर बैठता हुआ सुकून से बोला। उसके इस कदर सुकून से की गई बकवास पर रिवा तिल मिलाते हुए बस उसे देख कर रह गई। ओके, आई अंडरस्टैंड कि आपको बहुत अहम काम करने हैं, लेकिन ये अजीब अहम काम तो आप यहाँ रहकर भी कर सकते हैं, या फिर किसी और दिन के लिए भी टाल सकते हैं। मेरे साथ ही क्यों? हिबा खुद को पुरसकून करते बेड के करीब चली आई थी। क्या सुनना चाहती हैं कि मैं मजनू टाइप शौहर हजरात की तरह कहूँ? मैं आपके बगैर कैसे रहूँगा डियर डॉक्टर? आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता, भूख प्यास महसूस नहीं होती, खाली वीरान कमरा काटने को दौड़ता है। दिल के साथ ही दरो दीवार भी आपकी गैर मौजूदगी में उदासु बेकल हो जाते हैं। आंखों को कोई मंजर नहीं भाता है, आपके बिना एक पल चैन नहीं आता है। और हशाम उसके चेहरे पर नज़र जमाए रवानी में बोल रहा था, जब हिबा ने सुर्ख चेहरे के साथ उसके लबों पर हाथ रखा था, फिर अपनी बेख्तियारी पर शर्मिंदा होती हाथ खींच गई। हशाम ने दिलचस्पी से आंखें सुकेड़ कर डॉक्टर का हया से गुलाल हुआ चेहरा देखा था। मैं ऐसा कुछ फजूल सुनने की ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। मैं आपको बस इतना बताना चाह रही हूँ कि वो सिर्फ एक्सीडेंट था, आप उसे खुद सर पर सवार नहीं करें। वो जानती थी ये सब महज हशाम उसे चढ़ाने के लिए बोल रहा है, लेकिन दिल की धड़कन फिर भी तेज हो गई थी। वो सिर्फ एक्सीडेंट था या साजिश के तहत करवाया गया एक्सीडेंट, इस पर हम दोनों के ख्यालात और दलाइल मुख्तलिफ हैं। इस मौजू पर हम जितना बहस कर चुके हैं और जितना करेंगे कम ही है, इसलिए आप अभी बजाय इस एंडलेस आर्गूमेंट में पढ़ने के इतना जान लें कि या तो मैं साथ चलूँगा या आप नहीं जाएंगी। हशाम संजीदगी से अटल अंदाज में बोलकर वार्डरोब की तरफ बढ़ गया था। साफ इशारा था कि वो मजीद इस मौजू पर कोई बहस नहीं चाहता। ये क्या बात हुई कि मैं भी नहीं जाऊंगी? हिबा उसके हुक्मिया लहजे पर हैरान होती उसके पीछे चली आई थी। मिस्टर हशाम, आप जानते हैं असल मसला कहाँ है? हिबा ने संजीदगी से पूछा, जिस पर हशाम ने बगैर पलटे वार्डरोब में सर घुसाई नफ़ी में सर हिलाया। आपके दिमाग में
लेकिन गलती आपकी भी नहीं है। आपने बचपन से पुलिस, मुजरिम, मुलजिम, इन्वेस्टिगेशन देखा और सुना है, और यही आपके दिमाग में बैठ गया। वरना आप बताएं, रोजाना हजारों लोग सड़क हादसे का शिकार होते हैं, मौके पर जाँ बहक भी होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि किसी साजिश के तहत उनका कत्ल करवाया गया है। फिर कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? किसी के पास मेरी जान लेने की कोई ठोस वजह तो होनी चाहिए ना। ना मैं किसी बड़े बाप की औलाद हूँ, ना दौलत है, ना शोहरत है, ना कोई बड़ा ओहदा है। यतीम खाने में पली मामूली सी लड़की, एक आम सी डॉक्टर हूँ। कौन सा मेरे पास किसी खजाने का नक्शा छुपा है जो कोई मुझे मारना चाहेगा? हिबा तंग आकर बोलने पर आई तो फिर बोलती चली गई। सिर्फ दौलत, शोहरत, ओहदा या बड़ा नाम ही जाने दुश्मनी को दावत नहीं देता। उसके अलावा भी वजूहात होते हैं तंग जहन लोगों के पास। और एक बात, आपको लगता है कि वो महज एक इत्तेफाक था, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो इत्तेफाक था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से सब देखा था। इसलिए आप चाहे जितनी दलील दे दें, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। हशाम बिना मुड़े संजीदगी से बोला। आप डॉक्टर, मैं अपनी फैमिली को लेकर हमेशा से बहुत हसास रहा हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं करता कि कोई मेरी फैमिली के ऊपर टेढ़ी नज़र भी डाले। शायद इसलिए हमारी तरबियत ही ऐसी की गई है। दाबू कहते हैं, मर्द का सबसे खूबसूरत रूप मुहाफिज होता है, और एक मुहाफिज को अपनी आंखें और कान हमेशा खुली रखनी होती हैं, वक्त पर जिस्म को हरकत देकर हिफाजत करने के लिए। इसलिए कोई बहस नहीं। हशाम की बात पर हिबा बस उसकी पश तकती रह गई थी। क्या था ये इंसान? पहली मुलाकात से उसे हैरान ही करता आया था। मर्द के खूबसूरत रूप का तो उसे मालूम नहीं था, लेकिन इस इंसान का ये रूप डॉक्टर हिबा के दिल में घर करता जा रहा था। आप मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा कह रहे हैं? हशाम को पलटकर वॉशरूम की तरफ बढ़ता देख हिबा बेख्तियार पूछ बैठी थी, जिस पर वो कुछ हैरान होता, फिर मुस्कुराकर वापस उसके करीब चला आया था। अपने सवाल और हशाम के करीब आने पर हिबा बेसाख्ता पीछे वार्डरोब से जा लगी थी। कड़वी कसीली डॉक्टर और मेरे क्यूट से शहजादे की एंग्री ममा, आप सिर्फ मेरी फैमिली का नहीं, मेरा भी आधा हिस्सा हैं। बेटर हाफ, निस्बे बेहतर, यू नो। हशाम ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए भारी गंभीर आवाज़ में सरगोशी की। आप? हिबा ने मुकाबिल के झुलसाती नज़रों की ताब न लाते हुए उसे पीछे करना चाहा, जब वो नफी में सर हिलाता झुककर मजीद उसकी जान मुसीबत में डाल गया। अब आप कहेंगे कि हमारा समझौता हुआ है, ये नॉर्मल निकाह नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मोहतरमा डॉक्टर, मैं आपकी यादाश्त ताज़ा कराता चलूँ कि इस सब खुराफात के अलावा हमारा निकाह भी हुआ है, और उस लिहाज से आप मेरी निस्बे बेहतर हैं। हशाम उसकी हालत का ख्याल करता उसे अच्छे से बावर कराता पीछे हटा था। बड़ी शेरनी बनी घूमती हैं, लेकिन शेर की ज़रा सी धाड़, सॉरी धाड़ नहीं कहा जा सकता। बाकी आप समझदार हैं। हशाम उसकी पेशानी पर नमूदार हुई नन्ही नन्ही शबनमी बूंदों को देख शरारती हुआ। बदले में हिबा चाहकर भी उसे घूर नहीं पाई थी, बस खामोशी से डोर की तरफ बढ़ी थी, जब अकब से आई आवाज़ पर उसे कदम खुद ब खुद थमे थे। अच्छा सॉरी डॉक्टर, प्लीज़ मुलाजमा के हाथों एक कप कॉफ़ी भिजवा दें, क्योंकि जैसी आपकी हालत है, आप वापस इतनी सीढ़ियाँ तो रात तक चढ़ेंगी नहीं। हशाम बाज नहीं आया था। हिबा बिना कुछ कहे ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती वहाँ से निकल गई थी। सही तो कह रहा था वो। पटर पटर चलती जुबान उसके करीब आते ही तालू से चिपक जाती थी, पलकें खुद ब खुद भारी होकर सज्जा रेज हो जाती थीं, और दिल दुगनी स्पीड से धड़कना शुरू हो जाता था। गर्ज वो पूरी तरह बेबस हो जाती थी। अब अगला सीन। ये दोनों अभी तक लौटे नहीं? दाबू ने हाथ में बंदी घड़ी पर नजर डालते हुए हैरानी से पूछा। आ ही रहे होंगे, लें आ गए। शमीम बेगम ने बैरूनी दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहां से सुबान को उठाए हिबा और उंगली में चाबी घुमाता अरसलान दाखिल हो रहे थे। जर्द पड़ गया मेरे बच्चे का चेहरा। जालिम डॉक्टर बड़ी बेरहमी से वैक्सीनेशन देते हैं। जुबान का जर्द चेहरा देख तहसीन बेगम के दिल में हवक सी उठी थी। हाँ, अब ज़रा खरगोश साहब घर में कम गर्दिश करेंगे कुछ दिन। अरसलान जुबान के फूले गाल छूते हुए बोला, वरना अस्पताल में शहजादे के आंसू ने उसके हवास भी सलब कर दिए थे। बाज आ जाओ अरसलान। हशाम ने सीढ़ियाँ उतरते हुए आंखें दिखाईं, जब मुलाजिम फाइल लेकर अरसलान के करीब आया था। साहब, आपकी जीप में छूट गया था। मुलाजिम फाइल अरसलान की तरफ बढ़ाता मुअद्दब सा बोला। थैंक्स यार, ज़रा देखें तो शहजादे जुबान कौन से ख़ानदान का खून है, मेरा मतलब है ब्लड ग्रुप क्या है। अरसलान मुलाजिम का शुक्रिया अदा करता फाइल खोलते हुए बोला। इससे पहले कि हिबा या हशाम उसे रोकते, उसके लबों से अदा हुए लफ्ज़ों ने माहौल में धमाका किया। सोबान एहतशाम अली, सन ऑफ एहतशाम अली। वल्दियत में लिखा नाम पढ़ के अरसलान हैरत के समंदर में गोताजन हुआ। हिबा ने ज़ोर से आंखें मींची थीं। क्या इतनी जल्दी वो लम्हा आ गया था?
जबकि हशाम ने लब भींचकर नजर सोबान पर टिकाई। बाकी सारे वजूद पथरा गए थे। अरसलान, क्या बेहुदा मजाक है ये? अभी हॉल में कदम रखे अंसार साहब की धाड़ पर अरसलान के हाथ से फाइल छूटकर गिरते गिरते बची थी। चाचू, मजाक नहीं कर रहा, यहाँ वही लिखा है। अरसलान ने थूक निकलते हुए फाइल अंसार साहब की तरफ बढ़ाई, जिसे दरमियान में ही हशाम ने अचक लिया था। बाकी सब अब भी सकते में थे। हिबा के आंसू टूट टूट कर सोबान के कंबल में जज्ब हो रहे थे। धाड़ के आवाज पर परवाज भी आवाज बागता सी नीचे चली आई थी। अरसलान ने जो कहा वही सच है। हशाम ने फाइल सेंटर टेबल पर उछालते हुए स्पार्ट अंदाज में सबकी समातों में शीशा पिघला उंडेला था। हशाम, अंदाजा भी है तुम क्या बकवास कर रहे हो? अंसार साहब उसके लहजे की सच्चाई महसूस करके घुर्राए थे। जी डैड, बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन हकीकत यही है। सोबान मेरे भाई का ही खून है। सोबान एहतशाम अली का। हशाम हर एक लफ्ज़ पर खासा जोर डालकर सबकी शाकी नज़रों का जवाब दे रहा था, जब तंजीला बेगम का सकता टूटा और बेख्तियारी में उठा हाथ हशाम के गाल पर छाप छोड़ गया था। चिटाख, शर्म आनी चाहिए तुम्हें हशाम, अपने मरे भाई की ज़ात से मुतल्लिक फजूलियात बकते हुए। किसका खून है नहीं मालूम, तुम इसे मेरे बेटे के सर मुंड रहे हो। तंजीला बेगम गमो गुस्से से पूरे बदन से कांपती हजियानी अंदाज में चिल्लाई थी। सब अंगुश्ते बंदार लरज रही तंजीला बेगम और खामोश हशाम को देख रहे थे। प्लीज़ मॉम, हकीकत को तस्लीम करें। उनके किसका खून कहने पर हशाम की आंखों में खून उतरा था। बकवास बंद करो हशाम, मेरा शामी ऐसा नहीं कर सकता। बस कर जाओ, मेरा शामी ऐसा नहीं है। तंजीला बेगम का दोनों कान पर हाथ रख भारी हलक के बल चिल्लाई थी। हशाम ने जबड़े भींचकर उस आंखों में तहरुम समोए उनका आंसू में नहाया चेहरा मीची आंखें देखी, जैसे उनकी आंखें बंद कर लेने से हकीकत बदल जाएगी। गुनाह नहीं किया था मेरे भाई ने, निकाह किया था। कुछ पल की खामोशी के बाद हशाम की धीमी मगर मुस्तहकम आवाज़ ने सबकी समात मफलूज की थी। दाबू की जुबान तो जैसे मुकफ्फल हो गई थी। वो बस हिबा की गोद में मचल रहे जुबान को बिना पलक झपकाए देख रहे थे। रहम करो हशाम मुझ पर, क्यों एक माँ का सीना चाक करने पर तुले हो? इस लड़की ने ऐसा क्या जादू कर दिया है तुम पर आखिर? तंजीला बेगम ने हाथ जोड़ते हुए तेज नज़र हिबा पर डाली। हिबा मचल रहे जुबान की पेशानी से सर टिकाए फूट फूट कर रो दी थी। दिल में बस एक ही डर हिलकोलर ले रहा था, अगर इन लोगों ने हकीकत तस्लीम नहीं की तो क्या उसका शहजादा भी उसकी तरह रिश्तों के रंग को महसूस किए बगैर बेरंग जिंदगी गुजारेगा? नहीं, सोबान मिस्टर हशाम के ही बेटे हैं, मिस्टर एहतशाम के ही बेटे हैं। आप लोगों को नहीं यकीन तो आप इस फाइल से इनके सारे डॉक्यूमेंट और निकाहनामा वगैरह निकाल सकते हैं। सब है इसमें, जो मुझे मेरी दोस्त सोबान की मामा ने दिए थे। हिबा लरजती आवाज़ पर बामुश्किल काबू पाती टेबल की तरफ इशारा करके मजबूत लहजे में बोली। गले में सांस के साथ अल्फाज भी बार बार फंस रहे थे, लेकिन वो अपने शहजादे के लिए खुद पर जबर कर रही थी। जब सच मंजर पर आ ही गया था तो फिर इसका शहजादा महरूमी की जिंदगी क्यों जिए? अहान एक नज़र खामोश तमाशाई बने तमाम वजूद पर डालकर आगे बढ़ा था। टेबल से फाइल उठाई। फाइल खोलते ही पहले वहाँ सुबान के तमाम अस्पताल वगैरह के पेपर्स मिले थे और उसके बाद निकाहनामा था। निकाहनामे पर साइन देख अहान ने निचला लब दांतों तले कुचल लिया था। क्या है हान इसमें? तीबा की आवाज़ लड़खड़ाई अहान का स्पॉट चेहरा देखकर। हकीकत। अहान ने फाइल से निकाहनामा निकालकर दाबू की तरफ बढ़ाया था। भाई के साइन ही है ये, जिसे इस घर का हर फर्द हजारों में पहचान सकता है। अहान भिंची आवाज़ में बोला। दाबू ने बिना कुछ कहे सिर्फ साइन की जगह नजर डाली थी, फिर लड़खड़ाते पीछे सोफे पर ढह गए थे। दाबू! सब उनकी तरफ लपके थे, लेकिन दाबू ने हाथ उठाकर फासले पर रहने का इशारा किया था। सब ने बेबसी से कदम पीछे लिए। दाबू अब गहरी गहरी सांस भर रहे थे। इंसार साहब ने कहर बरसाती नज़र हशाम पर डाली, जिसकी नज़र दाबू की फूलती सांसों से सुर्ख हो रहे चेहरे पर टिकी थी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो दाबू की मर्जी के खिलाफ उनके करीब चले जाते। काफ़ी देर तक दाबू अपना तनफ्फुस बहाल करते रहे। बाकी सब बेबसी की तस्वीर बने सीने पर हाथ रख के उन्हें गहरी सांस खींचता देख रहे थे। सब बताओ मुझे, जितना तुम जानते हो। कुछ देर की समातों पर हथौड़े बरसाती खामोशी के बाद दाबू की सर्द आवाज़ हॉल के दरो दीवार में गूंजी थी। हशाम ने नज़र उठा के हिबा को देखा, जो सोबान की पेशानी से सर टिकाए बेआवाज़ रो रही थी। फिर सर झटकता सबके स्पार्ट चेहरों पर एक नज़र डालकर बेलचक अंदाज में गोया हुआ। घर छोड़ के जाने के 6 महीने बाद एक रात
भाई ऑफिस से लौट रहे थे जब भाई की गाड़ी से भाभी का एक्सीडेंट हुआ था। वो पहले से भी बहुत जख्मी थी। बेहोश हालत में इंसानियत के नाते भाई उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। होश में आने के बाद भाभी ने उन्हें बताया कि उनके सुतेला भाई जायदाद की लालच में उनकी शादी किसी उम्र दराज से करा रहा था और इनकार की सूरत में उन्हें जान से मरवाने से भी बाज नहीं आया। अपनी बेजमीर भाई की गुंडों से अपनी इज्जत और जान की हिफाजत करती वो शहर निकल आई हैं। जितना सफाक उनका भाई था, कोई रिश्तेदार उन्हें अपने घर में 2 पल पनाह देने के लिए राजी नहीं था। ऐसे में भाई को जो सही लगा उन्होंने किया। हशाम ने सामने दीवार पर नजर टिकाए अपनी बात मुकम्मल की। अंसार साहब की रगें तनी थीं, जबकि तंजीला बेगम ने बाज़ाब्ता बुलंद आवाज़ में रोना शुरू कर दिया था। परवाज़ के दिमाग में झमाका हुआ। वो सरपट सीढ़ियों की तरफ भागी थी। कब से ये सब तुम्हारे इल्म में है? दाबू की तेज़ आवाज़ वापस सबकी समातों से टकराई। हमेशा से। हशाम सर सांस फिरा के सपोर्ट करता हुआ बोला। सबने सदमे से उसे देखा। और हम सारे पागल क्या लगते थे आप दोनों अजीम भाइयों के? अंसार साहब की तंजिया चिंगारती आवाज़ पर हशाम की कनपटी की रगें तनी थी। भाई ने कसम दी थी मुझे। हशाम की आवाज़ धीमी थी। कसम दी थी? मरे हुए की कसम तुम्हारे लिए जिंदा लोगों के जज्बात से ज़्यादा अहम है। अंसार साहब की चुपते लहजे पर हशाम ने विपर के साइड टेबल पे पीतल के वास को लात मारा था। मरा नहीं है मेरा भाई, कितनी दफ़ा कहा है मेरे भाई के लिए मरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करें। जिसका कोई नहीं होता मुर्दा वो कहलाता है। मेरी सांसें चल रही हैं अभी। एहतशाम अली का दीवाना जिंदा है अभी। इश्क है मुझे अपने भाई से। जब तक हाशी जिंदा है शामी को कोई मरा हुआ नहीं कह सकता। जिंदा है मेरा भाई मुझ में। जिस्म ज़रूरी नहीं होता, रिश्ते रूह से होते हैं। रूह कभी नहीं मरती, रूह से राब्ता कभी ख़त्म नहीं होता। जब तक हशाम अली की सांसें चल रही हैं, एहतशाम अली उसमें सांस भर रहा है। जिंदा है मेरा भाई अपनी इस मासूम निशानी में। इसे करीब करें, एहतशाम अली खुद ब खुद आपको आसपास महसूस होगा। हशाम सुबान की तरफ इशारा करके दीवानों की तरह चला रहा था। सब साकित और जामिद उसकी दीवानगी देख रहे थे। बात जब एहतशाम की आती थी, हशाम यूं भी सारे लिहाज भूल जाता था। हशाम की दरो दीवार हिलाती तेज़ आवाज़ पर मुश्किल से सोया सुबान जाग कर रोने लगा था। आवाज़ नीचे हशाम अली। जितने भी बड़े हो गए हो इतने नहीं हुए कि हमारे आगे आवाज़ बुलंद कर सको। दाबू नागवारी से बोले थे। पहले दिन से उन्हें इस मासूम जान से एक अलग सी कशिश महसूस हो रही थी। सच्चाई जानकर धचका ज़रूर लगा था, लेकिन सारी हकीकत जानकर दिल में नरम गोशा भी पैदा हुआ था। माजरत दाबू। हशाम नरम पड़ा। हशाम, तुम हमें बाद में भी इस सबसे आगाह कर सकते थे, कम अज़ कम जब सुबान को घर लाने का सोच रहे थे तब। कब से खामोश खड़े अतर साहब ने संजीदगी से हशाम को उसकी कोताही का एहसास दिलाना चाहा। जी बड़े पापा, कर सकता था, करना भी चाहता था, लेकिन सिर्फ ज़रा सी मिसाल देने पर मैं मॉम का शदीद रद्दअमल देख चुका था। फिर क्या भरोसा था? सारी हकीकत जानकर आप लोग मुझे डॉक्टर से निकाह करने देते तो तुम भी कर लेते अपने भाई की तरह खुफिया निकाह। अंसार साहब तड़क कर बोले। उनके तंज पर हशाम का दिमाग वापस घूमा था। यूँ भी वो इस सबका जिम्मेदार अंसार अली को ही मानता था। आप ही ने शामी भाई को चैलेंज किया था डैड कि जब तक बिजनेस की दुनिया में नाम न बना लो, अली विला के किसी फर्द से रब्ता करने, लोगों से रब्ता नहीं करना। आपका ये एतराज़ कहाँ से जायज़ हुआ? और बात मैं अपनी करूँ तो मैं खुद ज़बरदस्ती भाई से रब्ता करता था, वरना वो भी आप ही के खून थे। जिद अना उनमें भी कूट कूट के भरी थी। अपनी बिजनेस में अपने कदम जमाए मॉम तक को अपनी आवाज़ सुनाने को रवादार नहीं थे। हशाम तलखी से कहता अपने भाई का वकील बना। उसके साफ कोई पर अंसार साहब लाजवाब हुए थे। ज़बरदस्ती एहतशाम पर अपना फैसला मुसल्लत करने की बेजा ज़िद में, गुस्से और तैश के ज़ेर असर उन्होंने बहुत गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर लिया और इसकी कीमत के तौर पर अपना एक कंधा, अपना बेटा गंवा चुके थे। हशाम। अहान ने अंसार अली का जब्त से लहू झलकाता चेहरा देख मजीद हशाम को तल्ख होने से बाज रखना चाहा, जिस पर हशाम ने उसी की पकड़ की थी। और अहान भाई आप? अब उसका रुख अहान की तरफ था। शामी भाई की डेड बॉडी लेने के लिए एक्सीडेंट स्पॉट पर आप गए थे ना? पुलिस वाले हैं ना आप? बाल की खाल निकालना तो काम ही है आप लोगों का। फिर इस बात की तह तक जाने की कोशिश क्यों नहीं की कि इस गाड़ी में मौजूद जिस जख्मी प्रेग्नेंट लड़की को अस्पताल ले जाया गया वो कौन थी? वो भाई के साथ क्या कर रही थी गाड़ी में? यह उस लड़की का भाई से क्या ताल्लुक था? पुलिस में होने के नाते इतनी इन्वेस्टिगेशन तो आपको करनी चाहिए थी। मैं तो मान ही नहीं सकता कि इस बात से आपको लाइल्म रखा गया था कि गाड़ी में एक प्रेग्नेंट लेडी भी मौजूद थी। हशाम आखिर में तमस्करे से बोला, जिस पर अहान मुठियाँ भींच गया था। अब वो क्या बताता उसे कि एहतशाम के खून में लुथड़ी लाश देख होश ही किसे था जो छानबीन करने की नौबत आती। घर के बड़े बेटे की जवान मौत ने सबकी कुव्वत गोयाई छीन ली थी। दिमाग मफलूज हो गया था।
आंखों के आगे बस एहतशाम घूम रहा था। फिर किसे पुलिस गिरी इन्वेस्टिगेशन याद रहता। और जानते हैं, अगर डॉक्टर हिबा नहीं होती तो आज शामी भाई की आखिरी निशानी आप सबके बीच नहीं होता, क्योंकि चौधरी जैसा दरिंदा जिंदा ही नहीं रहने देता इस मासूम को। परवाज़ शाम की बात बीच से उचककर मुकम्मल कर गई थी। सबने हैरानी से नज़र सीढ़ियों पर खड़ी परवाज़ की सिमत उठाई, जो अब चलती हुई सबके दरमियान चली आई थी। यही है ना आपकी भाभी और डॉक्टर हिबा की दोस्त? परवाज़ ने हिबा के कमरे से लाया फोटो फ्रेम दोनों के आगे किया था। अभी दोनों ने कोई जवाब भी नहीं दिया था जब परवाज़ ने अपने मोबाइल पर नीलम और अपनी मुस्कुराती तस्वीर नज़रों के सामने की थी। और ये चौधरी की सौतेली बहन, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बचपन की साथी, जिसके साथ मैंने अपना पूरा बचपन गुजारा, जो मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, मेरी सगी बहन से बढ़कर थी। आंखों की नमी छुपाती जहरकंदा बोली, मीरपुर के अतराफ के 3 हिस्सा ज़मीनों की मालकन, बड़े चौधरी की 3 हिस्सा जायदाद की इकलौती वारिस, जिसे बड़ी चौधरी के बाद ये सफ़ाक सौतेला भाई नामी सांप ने पैसे पैसे का मोहताज बना दिया था। खैर, सारी तफसील फिर किसी वक्त, अभी ये वक्त मुनासिब नहीं। परवाज़ की आंखों में लहू उतर आया था। लफ्ज़ चबाकर कहती वो मौके की मुनासिबत का एहसास करती बात टाल गई। सब पहले धचके से अभी संभले नहीं थे कि इस नए इंकशाफ पर वापस अपनी जगह फतरा गए थे। कब से खामोश तमाशाई का किरदार अदा करे अरसलान और कमिश्नर अकबर को जो इस नाजुक सी लड़की के जुनून को लेकर तजस्सुस था, वो भी आज ख़त्म हो गया था। चौधरी नीलम का भाई है? अरसलान ने खुद कलामी की। अंसार साहब अहंकारा भरते वॉकआउट कर गए थे। इतनी जल्दी इतनी बड़ी हकीकत को खंदा पेशानी से तस्लीम करना उनके बस में नहीं था। उनके कमरे में बंद होने तक खशाम की संजीदा नज़रों ने उनका पीछा किया था। मैंने पहले दिन से महसूस किया था तुम में अपनी नीलों की झलक को। परवाज़ का शक कभी भी गलत नहीं होता। परवाज़ सुबान के फूले फूले गालों का बोसा लेती नमनाक आवाज़ में बोली, वादा है मेरा बेटा, तुम्हारी मम्मा की कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाए बगैर चैन की सांस नहीं लूंगी। 1.5 साल से चौधरी के पीछे यूं ही ख्वार नहीं हो रही। उसने मेरी मासूम दोस्त की ज़िंदगी छीनी है, उसकी ज़िंदगी दोज़ख बना दूंगी मैं। उसकी पेशानी चूमती हुई सुबान के साथ खुद से किया अहद भी दोहरा रही थी। मम्मा। सुबान साहब को तो अपनी मम्मा के लम्स के अलावा कोई और लम्स कबूल ही नहीं था। सबने भीगी आंखों से उस मासूम को देखा जिसमें सबके चहेते का खून दौड़ता था। दाबू झुके कंधों के साथ अपने डंडे पर जोर डालते उठ खड़े हुए थे। दाबू अपने शामी की आखिरी निशानी को महसूस नहीं करेंगे। हशाम हिबा की गोद से सुबान को लेकर दाबू की राह में हाइल हुआ था। उन्होंने अपनी बूढ़ी नम आंखें उठाई थीं और सुबान के पेशानी पर झुकाए थे। चट्टानों से सख्त दाबू की आंखों से कई आंसू सुबान के नरम मुलायम बालों में जज्ब हुए थे। वो उसके सर पर हाथ रखते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। हशाम ने आंखें मीचकर कब से बहने को बेताब आंसू को आज़ाद किया था, जो सुबान के कंबल में जज्ब होकर बेमोल होने से बच गए थे। आखिर आज उसने अपने भाई की इमानत को, उसकी पहचान, उसका मकाम दिलवा ही दिया था। बड़े पापा। हशाम ने अतर अली की तरफ देखा। उन्होंने नम आंखों से मुस्कुराते हुए सुबान को अपनी गोद में लिया था। अली विला का पहला बच्चा एहतशाम अली किसे अजीज नहीं था जो उसके निशानी को नज़रअंदाज कर जाते। शहजादे तो वाकई हमारे शहजादे निकले, हमारे शहजादे के शहजादे। देखो तो अकबर, शामी का अक्स है। अतर अली ने मुस्कुराते हुए अकबर अली को मुखातिब किया। लहजा भीगा हुआ था। हाँ भाई साहब, बिल्कुल शामी है। और अफसोस हम इतने महीनों से अनजान हैं, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। शहजादे थे तो हमारे दरमियान ही। अकबर साहब ने मुंह बसूड़े सुबान का गाल छुआ। लेकिन मोहतरम ने थोड़ी का घड़ा अपने अरसलान चाचू से चुराया है, देखें तो। अरसलान इतराया। अपनी टांग लाजमी अड़ानी होती थी मोहतरम को। उसकी बात पर सब अफसरदगी से मुस्कुराए थे। अकबर अली अतर अली के वहाँ से निकलते ही तंजीला बेगम ने झपट कर सुबान को अपने अंदर भींचते हुए उसके नक्श नक्श को चूमना शुरू कर दिया था, जैसे वो सुबान नहीं एहतशाम हो। अब सब उनके गिर्द जमा हुए सुबान को प्यार कर रहे थे, और सुबान इतने प्यार पर, बाजू और पैर पर इंजेक्शन की वजह से हो रहे दर्द पर रो रहा था, जिसे सब एक दूसरे से झपटते हुए चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। हिबा आंसुओं से तर चेहरे से नफ़ी में सर हिलाती कदम पीछे लेने लगी। उस मुकम्मल खूबसूरत मंजर में उसकी जगह शायद कहीं नहीं थी। उसे हमेशा से मालूम था ये वक्त आएगा, लेकिन इतना जल्दी वो अपने शहजादे से दस्तबरदार हो जाएगी वो नहीं जानती थी। सुबान अब भी मम्मा मम्मा करके ही रो रहा था, लेकिन उसकी मम्मा की गर्दान पर कान धरे बगैर सब अपना अपना तारुफ देते हुए हक जता रहे थे। हिबा इसी तरफ कदम पीछे को उठाती जा रही थी जब किसी चट्टानी वजूद से टकरा के बेध्यानी में लड़खड़ाई थी। ध्यान से डॉक्टर,
मेरे शहजादे की एक ही तो मम्मा है, गिर-गिरा के ज़ाया हो गई तो उम्र भर मुझ मासूम की नींद हराम ही रही हैं। हशाम की रोने की वजह से भारी आवाज़ समाज से टकराई तो हिबा ने ज़ोर से आंखें मींची थीं। सब हकीकत तो खुल गई थी। अब इसकी जगह कहाँ रहती थी उन सबके दरमियान? किस मम्मा की बात कर रहे हैं आप मिस्टर हशाम? आप जीत गए। डॉक्टर हिबा हार गई। अब हमें 4 साल एक दूसरे को झेलने की ज़रूरत नहीं है। हकीकत आपके सामने है, बल्कि आपने ये सब किया ही इसीलिए था। लेकिन मैं खुश हूँ। मेरा शहज़ादा वाकई एक शहज़ादा है। वो मेरी तरह बेनाम बेरंग ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। उसके पास हर रिश्ता होगा, रिश्तों के हर रंग को महसूस करेगा। हारना नहीं चाहती, लेकिन मैं हार गई हूँ और मेरी हार में ही मेरी जीत है। हिबा टूटे लहजे में कहती, दोनों हाथों से अपना चेहरा साफ करती फीका सा मुस्कुराई थी। तकरीर बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। यकीनन हर सुनने वाले की आंख अश्कबार हो जाती, लेकिन मैं ज़रा ढीठ किस्म का हूँ। आए यहाँ। आंखें दिखाकर हल्के फुल्के अंदाज में तंज करता हिबा को बाजू से पकड़ के सबके दरमियान ले आया था। हिबा को देखते ही दीबा की गोद में मौजूद सुबान ने बुलंद आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। दीबा, शहजादे हमारे पास ही हैं, लेकिन अभी इस बिखरे हुए शेर को अपनी मम्मा चाहिए, वरना अली विला की दरो दीवार हिला देंगे ये। हशाम ने नरमी से सुबान को लेकर हिबा की गोद में दिया था। रोते हुए सुबान को सीने से लगाते ही जैसे हिबा की तड़पती ममता को सुकून मिला था। उसके एक एक नक्श को चूमते हुए आंसू पानी की तरह बहने लगे थे। उफ डॉक्टर यार, अभी से खामोश कराएं, वालिहाना प्यारी ने मजीद चिड़चिड़ा कर रहा है। हशाम उसके आंसू से डिस्टर्ब होकर बोला, जिस पर हिबा आंसू पीती उसे खामोश कराने लगी थी। माँ का लफ्ज़ महसूस कर शहजादे भी चुप कर गए थे। अब बड़ी बड़ी आंखों को फाड़े इर्द गिर्द का जायजा ले रहे थे। मुझे माफ़ कर दो हिबा, मैं इतने दिन आपके साथ रूठ रही। मैं यही समझी थी कि हशाम ने हमदर्दी में ये निकाह किया है। ये नहीं जानती थी कि इसने खुदगर्जी में ये निकाह किया है, एहतशाम की निशानी को हम सबके बीच लाने के लिए। आपने हमारे खून की हिफाजत की है। आपका ये एहसान हम सारी ज़िंदगी नहीं चुका सकते। बहुत शुक्रिया। तंजीला बेगम का लहजा बेशक नरम आजी लिए था, लेकिन हिबा को उनके अल्फाज किसी चाबुक की तरह लगे थे। आज उनके इस रिश्ते का भरम सबके सामने टूट गया था। लफ्ज़ एहसान हिबा को उसकी औकात बहुत अच्छे से याद करा किया था। हिबा ने सोबान पर गिरफ्त बढ़ाते हुए निचला लब दांतों तले कुचल दिया था। इसकी ज़रूरत नहीं आंटी, मेरा फ़र्ज़ था। हिबा मुश्किल बोलने के काबिल हुई। उसके चेहरे पर अजियत की दास्तान रकम देख हशाम का ज़ब्त टूटा था। सब आराम करने जाएं, मेरा ख्याल है शहजादे को भी आराम की ज़रूरत है। चलें डॉक्टर। हशाम एक नज़र सब पर डालकर हिबा को अपने साथ घसीटता वहाँ से निकल गया था। बेशक उसकी माँ की नीयत सही थी, लेकिन अल्फाज काटदार थे हिबा के लिए। अब अगला सीन। मिस निशवा कहाँ है? राफे ने मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए निशवा की डेस्क पर बैठकर काम में मगन लड़की को मुखातिब किया। जी वो मैडम। राफे के बिगड़े तासुरात एक लड़की हड़बड़ा के अपनी जगह खड़ी हुई थी। उसकी लड़खड़ाती आवाज़ पर राफे का पारा मजीद चढ़ा था। आप अपनी इस बोवोक से आगे जाकर बताएंगी, आपकी ये 2 हफ्ते पहले बनी ताज़ा तरीन मैडम किधर हैं? राफे ने लफ्ज़ मैडम चबा के अदा किया था। जी स्टोर की तरफ गई हैं वो, लेकिन किसी को उस तरफ आने से मना किया है। राफे को उस तरफ बढ़ता देख लड़की फुर्ती से बोली। राफे पलट कर एक तेज नजर उस डरी सहमी लड़की पर डालता हंकारा भरता स्टोर की तरफ बढ़ा था। मैडम ने मना किया है, जैसे मैडम के हुक्म से ऑफिस चलता है ना। मैडम की तो। राफे तेवरी चढ़ा के बड़बड़ाता स्टोर की तरफ बढ़ा था। ऑफिस के पहले दिन से निशवा यासिर साहिबा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी राफे का बीपी हाई कराने में। इन 15 दिनों में तो राफे याहिया साहब का जब्त जवाब देने लगा था। ऑफिस में रोनुमा होने वाले हर अजीबोगरीब हालातों वाक़यात की जिम्मेदार निशवा यासिर होती थी। हमा वक्त मोहतरमा का शैतानी दिमाग हरकत में होता था और बरकत के तौर पर कभी किसी की फाइल गायब होती तो कभी किसी का जूता नहीं मिलता था, कभी मोबाइल जगह से गायब होता तो कभी किसी की गाड़ी की चाबी नहीं मिलती थी। और सबके बाद मोहतरमा बॉस की कज़न होने का ढोंस डालकर राफे का दिया काम ऑफिस के वर्कर से करवाती थी और खुद जाकर किसी कोने में बैठकर खाने का शौक पूरा करती थी। सही दोस्ती निभाई है इस हाशी के बच्चे ने। कोई मनहूस ही घड़ी होगी जब मैंने उस हाशी के बच्चे से दोस्ती की थी। राफे जलता भुनता स्टोर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो हस्बे तवक्का मोहतरमा एहतमाम से टेबल कुर्सी लगाए पिज़्ज़ा कोक के साथ इंसाफ कर रही थी। साथ सामने रखे फ़ोन में देखकर मोतियाँ भी बिखेर रही थी। राफिया मुठ्ठियाँ भींचता उसके सर पर पहुंचा था, लेकिन मुतवज्जो वो फिर भी नहीं हुई थी। फ़ोन, पिज़्ज़ा, कोक, 3 चीज़ें मैनेज करते हुए राफे की तरफ ध्यान देना यूँ भी मुश्किल था। मिस निशवा यासिर, मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ? उसे खुद में मगन देख राफे सर्द आवाज़ में लफ्ज़ चबा चबा के पूछ गया। राफे याहिया साहब,
पिज्ज़ा कोक के साथ कॉमेडी मूवी गोलमाल का मजा लिया जा रहा है, शायद आपको भी नजर आ रहा है। निष्पा कोक लबों से लगाती नाक चढ़ाकर बोली। और टाइम क्या हो रहा है? उसके उल्टे जवाब पर राफे ने माथे पर बल डाले सुलग कर अपनी कलाई से उसके आगे की थी। 11:30, मतलब 11:30 हो रहे हैं। निष्पा झुककर उसकी घड़ी पर नजर डालती इत्मीनान से बोली। वैसे रिस्ट वॉच आपके हाथ में है और टाइम मुझसे पूछ रहे हैं, बंदे को अब इतना भी सुस्त और आलसी नहीं होना चाहिए। निष्पा पिज़्ज़े का आखिरी टुकड़ा उठाती अफसोस से बोली थी। व्हाट? मैं सुस्त? मोहतरमा आप सुस्त, आलसी और लेजी हैं। 15 दिन से आपके पीछे सर फोड़ रहा हूँ, बताएं आपने कितना काम सीखा है? राफी ने भिपर के पूछा, जिस निष्पा ने बिना कुछ कहे पूरे दिल जमी के साथ पिज़्ज़े का आखिरी टुकड़ा खत्म किया। उस दौरान राफे का जब्त वाकई काबिल तहसीन था। मैं आपसे मुखातिब हूँ। पिज़्ज़ा के बाद उसे कोक का कैन उठाता देख राफी ने जब्त का दामन छोड़ते हुए कैन छीनकर तोड़ मरोड़ के साइड डस्टबिन में डाला था, जिस पर निष्पा तड़प के खड़ी हुई थी। ये क्या किया आपने? अभी 2 सिप रहती थी उसमें, बर्बाद कर दिया। निष्पा अपने 2 सिप के बर्बाद होने पर लड़ने मरने को तैयार थी। राफी ने नागवारी से उस खाने की दीवानी लड़की को देखा। भाड़ में गया आपका 2 सिप का ये लंच टाइम नहीं हुआ है अभी। काम के वक्त काम किया करें, जो फाइल ली थी वो मुकम्मल हुई कि नहीं? राफी उसके अफसोस को खातिर में लाए बगैर माथे पर डालकर पूछ गया। भाड़ में गई आपकी फाइल। निष्पा फाड़ खाने को दौड़ी। और भूख घड़ी देखकर नहीं लगती, बर्बाद कर दिए 2 सिप। अल्लाह इस रिस्क की बर्बादी पर आप मिस्टर राफी आया को कड़ी से कड़ी सजा देना। निष्पा ने सर उठा के दुआ की थी। मोहतरमा, शायद मैंने पहले भी आपको बताया है, यहाँ मैं आपका बॉस हूँ, इस लिहाज से आप मुझे रिस्पेक्ट से सर कहकर मुखातिब करेंगी और मेरी किसी भी बात से इख्तलाफ बिल्कुल नहीं करेंगी। राफी उसकी दुआ को इग्नोर करता रोब से बोला, जिस पर निष्पा ने आंखें सुकेड़कर सूटी टूटी खूबरों से राफे को देखा। अच्छा खासा हैंडसम था, लेकिन निष्पा को क्या समझ आ रही है मिस फितना? राफी से खुद को घूरता देख एब्रो उठा के पूछ गया। मैं फितना, आप फसादी। अब मैं रिस्पेक्ट से सर की तौहीन तो नहीं कर सकती। ऐसा करते हैं, सर दर्द पर मामला रफा दफा करते हैं। मैं भी मुतमिन, आप भी खुश, क्या कहते हैं? निष्पा ने चहकर उसकी राय चाही, जो तेवरी चढ़ाए उस फितना को खा जाने की नजरों से घूर रहा था। सर दर्द? राफे ने जबड़े भींच कर पूछा। और नहीं तो क्या, जब देखो सर दर्द की जरा नाजिल हो जाते हैं। भाई बंदी ने अगर अकाउंटिंग में डिग्री ली है तो जाहिर सी बात है तालीम भी हासिल की होगी। अब इंस्टीट्यूट वालों ने हसीन चेहरा देकर तो सर्टिफिकेट नहीं दिया होगा ना? निष्पा ने पलक झपकाकर मासूमियत से पूछा। आपको जो फाइल दी है मैंने, वो मुझे 3 बजे तक कंप्लीट चाहिए, वो भी आपके हाथों मुकम्मल की हुई। 3 बजे अगर फाइल मेरे टेबल पर नहीं रही तो भूल जाएं कि आज आप घर जाएंगी। राफिज सर्द अंदाज में उंगली उठा के वार्न करता वहां से निकलता चला गया और निष्पा मुंह बसूर के रह गई थी, क्योंकि अब फाइल मुकम्मल करना ही थी, वरना हशाम के हाथों क्लास लगनी थी, जो 15 दिन में 5 से ज़ायद मरतबा लग चुकी थी। सिर्फ फितना नहीं, पूरी फसाद की फैक्ट्री है। राफी ग्लास डोर धकेलता हशाम के कैबिन में दाखिल हुआ, जहां वो सामने लैपटॉप खोले न जाने किन सोचों में गुम था। ओए मजनू, किन ख्यालों में गुम हो? सब तो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ। बस अंकल नाराज हैं, लेकिन वो भी मान जाएंगे। उसके लिए तुझे देवदास बनने की ज़रूरत नहीं है। राफी चढ़ाने वाले अंदाज में कहता उसके सामने टिक गया। हशाम ने सर झटक कर टेबल से पानी का गिलास उठाया था। क्या हुआ? क्यों इतना सीरियस शो कर रहा है? राफी से जवाबी कार्रवाई ना करता देख संजीदा हुआ था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर मसला क्या है डॉक्टर के साथ। मानता हूँ जुबान की सच्चाई सबके इल्म में आने से डॉक्टर उसे लेकर इनसिक्योर फील कर रही हैं, जो फितरी है, लेकिन मुझे इग्नोर करने की क्या तुक बनती है? 2 दिन से अजीब ही रूटीन बना ली है डॉक्टर ने। ना बात करती हैं, ना रूबरू होती हैं। हशाम पेशानी मसलता पुरसोच अंदाज में बोला। मसरूफ़ होगी यार, तू टेंशन नहीं ले। राफी ने उसे पुरसकून करना चाहा। हमेशा होती हैं, लेकिन मुझसे बहस का वक्त वो फिर भी निकाल लेती हैं, लेकिन अब तो सिरे से बात करने को रवादार नहीं है। हशाम उसके जवाब को रद्द करते हुए फिक्रमंदी से बोला। तूने इश्क का मर्ज तो नहीं पाल लिया ना? आसार तो उसी के नजर आ रहे हैं। राफी ने आंख दबा के उसे छेड़ा। राफी, मैंने तेरा मुंह तोड़ देना इस बकवास पर। मैं यहाँ सीरियस हूँ, तुझे मस्करी सूझ रही है? हशाम ने दांत पीस कर उसे बोला घूरा। ओके बॉस, मैं तो यहाँ अपना दुखड़ा रोने आया था, लेकिन तेरे अपने ही बहुत काम है। ठीक है, कैरी ऑन कर, मैं चलता हूँ। वैसे परेशान होकर मजनू बनने की बजाय अपनी लैला, मेरा मतलब डॉक्टर से बात कर ले। राफिज के घुरी पर लफ्ज़ बदलते हुए अपनी जगह खड़ा हुआ। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने, ख्वाब जैसा कोई था ना थी जिंदगी, नींद टूटी तो आया समझिए मुझे।
जलील इंसान, दफा हो जा। हशाम ने गुस्से से पेपर का गोला बनाकर उसकी तरफ उछाला था। अब क्या गुनगुनाना भी गुनाह है इस सल्तनत में? राफे पलटकर बत्तीसी दिखाता निकल गया था। अब अगला सीन। सरकार, चौधरी का फोन है, कह रहा है आपसे अर्जेंट बात करनी है, बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाका के खास आदमी ने झुककर मोबाइल मौजबाना अंदाज में इतला दी थी, जिस पर शतरंज पर झुके शाका के तासुरात बिगड़े थे। अपने दाएं गाल के निशान पर हाथ फेरते हुए उसने अपनी वार्निंग देती नजरों उठाई थी। सरकार, चौधरी का अरेस्ट वारंट निकला है उन हीरो की हेरा फेरी में, इसलिए वो आदमी उसकी आंखों की जुबान समझता खौफ से 2 कदम पीछे हुआ। तो होने दो उसे अरेस्ट, मुझे क्यों तंग कर रहा है? मैं थोड़ी थाने जाकर पर्चा कटवाया है। शाका लापरवाही से कंधे अचकाकर बोला, जिस पर वो आदमी अपने मालिक की मकारी समझता उल्टे कदम उठाता वहां से रवाना हो गया। शाका इत्मीनान से पीछे रॉकिंग चेयर से पश टिकाता अपने पीले दांतों की नुमाइश करता पूरे स्टार सा मुस्कुराया था। शाका हूं मैं, अपनी तारीफ अपनी जुबानी क्या करूं? खुद गर्जी, मतलबी, सफाक, बेहिस, बेदर्द, हैवान, ये सारे खूबसूरत अल्फाज का जखीरा मेरी शान में कुछ नहीं। मैं तो वो हूँ जो अपनी ज़ात पर आँच आए तो बचाव के लिए किसी को भी आग में धक्का दे सकता है। मतलब किसी को भी, ख्वाह वो मेरे दिल की मलका बीवी हो या उसकी कोख में पल रही मेरी मासूम औलाद। कोई भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी रही तो सब दोबारा मिल सकता है, बीवी औलाद सब। लेकिन ज़िंदगी ही नहीं रही तो हा 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 हा। खुद कलामी करता हुआ हैवानियत से कहका लगा के उस खाली कमरे की फिजा में जहर घोल रहा था। लेकिन मेरा कमिश्नर दोस्त भी मेरी ही तरह है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं हम। बस वो फ़र्ज की राह में कुर्बानी देता है और मैं खुद गर्जी की राह में। इससे क्या होता है? हैं तो हम दोस्त ही। शाका सामने टेबल पर सजे शतरंज पर झुककर शैतानियत से मुस्कुराया, फिर पीछे होकर टांग पर टांग चढ़ाता जेब से फ़ोन निकालकर दाएं गाल के निशान पर उंगली फेरते हुए फ़ोन कान से लगाकर दूसरी तरफ कॉल रिसीव करने का इंतजार करने लगा। भारी हेलो की आवाज़ समाज से टकराते ही मेंढक की तरह बाहर को उबल कर आई आंखों में हैवानियत चमकी थी। कैसे हैं कमिश्नर साहब? भाई दोस्त हो तो आप जैसा। मेरी आमद की खबर मिलते ही मेरे आदमी को अपना मेहमान बना लिया। वाह वाह, मानना पड़ेगा आपके दरिया दिली को। वाह, मज़ा ही आ गया। शाका की मकारी पर अपने ऑफिस में बैठे कमिश्नर साहब ने भी कुर्सी की बैक पश टिकाई। चौधरी के रेस्ट वारंट के बाद शाका की कॉल मुतवक्की थी। अभी से मेरी शान में कसीदे मत पढ़ो शाका, थक जाओगे, क्योंकि जल्द मैं तुम्हारा भी मेज़बान बनने वाला हूँ। फिर इत्मीनान से जेल में बैठकर मेरी दरिया दिली पर किताब लिखना, फांसी का ऑर्डर आने तक। कमिश्नर अकबर की तमस्कर उड़ाते अंदाज में शाका ने हस्बत आदत कहका लगाया था। बेशक तुम बहुत काबिल चीज़ हो कमिश्नर, तभी तो एसपी से कमिश्नर तक की तरक्की कर गए। लेकिन सोचो ज़रा, अपनी जवानी में जब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जब शाका सिर्फ मुल्क की सतह पर शेर कहलाता था, अब तो मैं इंटरनेशनल मार्केट का बबर शेर हूँ। अब तो मेरी कौन सी खाल निकाल लोगे? शाका शतरंज के मोरों के साथ छेड़खानी करते हुए कमिश्नर साहब का खून जला गया था। खाल निकालूंगा नहीं, खाल उधेड़ूंगा तेरी। तू बस उल्टी गिनती कर। वर्दी वालों में यूं भी बहुत गर्मी होती है, लेकिन तुझे तो मेरे इंतकाम की आग में भी जल कर भस्म होना है। कमिश्नर अकबर फनकारे। हाँ शिट यार, मैं तो डरना भूल गया, मुझे तो इंतकाम की आग में जलना है। हा 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 हा। शाका के डरने की भूंडी एक्टिंग पर कमिश्नर अकबर की आंखों में खून उतरा था। वैसे कमिश्नर यार, सुना है भाभी जी बहुत मोहब्बत करती हैं तुमसे, तुम भी जान छिड़कते हो उन पर। लेकिन सोचो, अगर जो उन्हें मालूम हो गया कि उनके महबूब शौहर ने फ़र्ज की राह में उनकी कोख की कुर्बानी दे दी, तो उन्हें कैसा महसूस होगा? सुन रखा है, माँ की ममता के आगे कोई रिश्ता नहीं टिकता। फिर तुम्हारा क्या होगा कमिश्नर? मुझे बड़ी फिक्र हो रही है यार तुम्हारी। शाका मोरों को इधर उधर करता पूरे सार सा बोला। जुबान पर लगाम दे शाका, वो दिन दूर नहीं जब लब फड़फड़ाएंगे और आवाज़ हलक से बरामद होने को तरस जाएंगे। कमिश्नर अकबर कुर्सी को लात मार के धाड़े थे, जिस पर शाका ने बेहंगम कहका लगाया था। बुरा क्यों मना रहे हो यार, सादा सा सवाल है। वैसे अफसोस है यार, तुम ये तक नहीं जानते कि बेटा था या बेटी। ठीक मेरी तरह मैं भी नहीं जानता मेरी बीवी के कोख में पल रहे बच्चे का जिन्स क्या था। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। वैसे अफसोस, सद अफसोस। शाका मसनूई अफसोसनाक आवाज़ में बोला। कमिश्नर अकबर ने जब्त से टेबल पर हाथ मारा था। तुम एक बुज़दिल मर्द हो शाका। कमिश्नर अकबर ने भिंची भिंची आवाज़ में उस पर लानत भेजी थी। हा 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 हा, बहुत शुक्रिया। शाका ने रिटाई से कहका लगाया।
चलो एक सलाह देता हूँ, इसी बात पर ऐसा करो, एक खूबसूरत फूल लो और उसकी एक एक नाजुक पत्तियां बेदर्दी से उधेड़कर पांव तले मसलते कहो, बेटा बेटी टिक टॉक, बेटा बेटी टिक टॉक। शाका एक रिदम में कैदा कमिश्नर अकबर के जख्मों पर तेजाब छिड़क रहा था। वैसे सोचो कमिश्नर, बेटा था तो क्या मालूम वो दूसरा शाका बन गया हो, और अगर बेटी थी तो क्या मालूम शाका ने उसे। शाका मकारी से गलासा उगलने वाला था जब कमिश्नर धाड़े थे। बस शाका। कमिश्नर अकबर ने खींच के फोन सामने दीवार पर मारा था। अब वो टेबल पर सर झुकाए गहरे गहरे सांस भर रहे थे। अब अगला सीन। मासूम बच्चे के पापी पेट का सवाल है। कोई यहाँ हसीनो जमील नेक परवीन दोशीरा जो अपने नाजुक नाजुक हाथों से नूडल पास्ता सैंडविच चाय बनाकर दुआ की हकदार बने, है कोई? अरसलान ने दुआई देते हुए कन अखियों से सुबान के साथ मसरूफ मुंतहा को देखते हुए आवाज़ ज़रा ऊंची करके सदा लगाई। कोई यहाँ फजूल नहीं है। मैं, परवाज और दीवा तो बेहद मसरूफ़ हैं। शहजादे के साथ सर उठाने की हमें फुर्सत नहीं है, लिहाजा तुम आगे जाओ। निष्पा ने साफ हरी झंडी दिखाई थी। मोटी, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है हर एक के भड्डे में नाक घुसाना और बिला वजह लुकमा देना। जहाँ देखो अपने हाथी की टांग अड़ाती रहती हो। अरसलान परवाज को मुस्कुराहट जब्त करता देख चिढ़ के निष्पा को खून को और नज़रों से घूर गया। चल गोजे की शक्ल वाले जल कुकड़े, मैं नाक घुसाऊं, मैं टांग अड़ाऊं या पूरी घुसाऊं, इससे तुम्हें मसला नहीं होना चाहिए। फौरन से पहले यहाँ से शक्ल गुम करो, ठरकी इंस्पेक्टर ना हो तो। निष्पा उसके करीब आकर कमर पर हाथ टिकाती नाक सुकेड़ कर बोली। लफ्ज़ ठरकी बेशक सरगोशी में अदा हुआ था, लेकिन अरसलान के तो सर पर लगकर पलवों पर बुझी थी। जंगली हाथी की फ्यूचर डॉटर इन लॉ, ये ठरकी तुमने किसको कहा? यहाँ ठरकपन क्या दिखाई है मैंने? भूख लगे तो घर की फारिग आवाम से पूरी इज्जत और एहतराम से खाना मांगना कहाँ का ठरकपन हुआ? फिर तुम क्यों मिर्च चबा रही हो? तुमसे तो बिल्कुल नहीं मांगा, क्योंकि हाफजा माशाल्लाह बहुत मजबूत है और मैं जानता हूँ तुम्हारे कदम किचन में पड़ गए तो महीने का राशन खल्लास। अरसलान ने औरतों की तरह हाथ नचा नचाकर हिसाब बराबर किया। बीवी तुम्हारी बैठी है यहाँ पर, देख भी रही है तुम्हारी जनाना हरकतें। कहीं रुखसती से पहले तलाकशुदा में शामिल ना हो जाओ। यूँ भी मासूम अवाम की दुआ रज के लगी है तुम्हें, फाइटर जेट की बीवी की सूरत। निशवा ने नज़र पीछे परवाज पर डालते हुए जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ अरसलान के तन बदन में आग लगाई। शक्ल तो तुम्हारी यूँ भी मनहूस है। जानती हो जब तुम पैदा हुई थी डॉक्टर तुम्हारी शक्ल देखते ही ऑपरेशन थिएटर में बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो फुप्पो से कहा, माफ़ करना खूबसूरत लेडी, बदकिस्मती से मनहूस हुई है, जिसकी काली जुबान सिर्फ नहूसत ही फैला सकती है। और एक बात, शेर है अरसलान, शेरनी ही जचेगी उसके साथ जिस तरह हथनी के साथ जंगली हाथी जचता है। अरसलान ने भी हिसाब सूद समेट चुकाया था। आखिर तलाक वाली बात लगी जो ठा करके दिल पे थी। निशवा ने तिलमिला के आसपास बड़ा सा कुछ तलाश किया था। परवाज की समात तो दोनों की सरगोशी में चल रही धुआंधार लफाजी जंग सुनने से महरूम रह गई थी। अलबत्ता बसारत ने लबों पर तबस्सुम बिखेर दिया था। इस घर में मौजूद हर फर्द के मोहब्बत के इजहार का अनोखा अनछुआई अंदाज था, चाहे वो दाबू का करख्त मगर शफकत भरा अंदाज हो, चाहे तहसीन बेगम और अकबर अली का दोस्ताना नरम मुलायम अंदाज हो, चाहे अतहर अली अंसार अली का संजीदा मगर फ़िक्रमंद आना अंदाज हो, चाहे शमीम बेगम तंजीला बेगम का नरम ममता भरा अंदाज हो। हर कोई हर रिश्ते को पूरे दिल से ईमानदारी के साथ मोहब्बत से निभाता था। अपने रिश्तों को लेकर हर फर्द बहुत हसास था। अगर शाम हिबा और सुबान को लेकर पोसेसिव था तो अहान का लबो लहजा दीवा के रूबरू इतना मुलायम अपनायत भरा होता कि देखने वाला हसद करने पर मजबूर हो जाता। और इनके सबके दरमियान था इसका अनमोल हातिम ताई वर्जन 2, खुशियों मुस्कुराहटों खिलखिलाटों का सौदागर। अगर शायद इसका काम ही था तो लोगों को दिल से खुश करना, उनकी मर्जी के बगैर लबों पर तबस्सुम सजाना। हेलो, कहाँ खो गई? अपने ही ख्यालों में गुम अरसलान को यकटक देख रही परवाज के आगे दीवा ने चुटकी बजाई, जिस पर हड़बड़ा के होश में आधी खज्जल सी हुई थी अपनी महवियत पर। वैसे अभी से सदमे में मत चली जाएं, सारी जिंदगी सफलातुन को आपने ही झेलना है और इन दोनों जग से निराले मखलूकों का हमेशा ऐसे ही बहसो तकरार का रिश्ता रहा है। इसके बाद भी दोनों बेस्ट फ्रेंड क्राइम पार्टनर्स का राग इलापते हैं और हैरत अंगेज तौर पर सिवाय आपके निकाह के इन दोनों में आज तक कोई सीक्रेट नहीं रहा, लेकिन कभी दोनों साथ भी नजर नहीं आएंगे आपको। दीवा ने मुस्कुराते हुए सारी तफसील बताई, जिस पर परवाज सर हिला गई थी। बस कर जाओ, तुम दोनों बच्चे नहीं हो, निकाह हो गया है तुम्हारा अरसलान। शमीम बेगम ने दोनों की तूतू मैमे से तंग आकर घिरगा। तो अम्मा हजूर इसका भी कुछ करें, निकाह किया है, जुर्म थोड़ी किया है। थाने से थका हार आया हूँ, ज़रा सा खाने को क्या मांग लिया, ये तो मेरे पीछे ऐसे पड़ी है जैसे जंगली सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया हो।
अरसलान मुंह बसूर के बोला और इसके जंगली सांड कहने पर निशवा ने अरसलान के पैर पर पैर मारा था। बीवी बैठी है तुम्हारी सामने, लेकिन जरा जो तुम में शर्म हो। निशवा ने उसे कराता देख दूसरा पैर भी मारा था। तुम भी लिहाज कर लो मोटी, बीवी बैठी है मेरे सामने। वो मोहब्बत पाश नजरों से परवाज को देखता तफाकुर से बोला, जैसे बीवी नहीं वर्ल्ड कप रखा हो सामने। परवाज उसके अंदाज पर सुर्ख हुई थी। बस कर दो दोनों, बताओ क्या खाना है, मैं बना दूंगी। हमेशा की तरह तहसीन बेगम ने रेफरी का किरदार अदा करते हुए मामला रफा दफा करना चाहा। नहीं आंटी, आप लोग बैठे, मैं बना देती हूँ। आओ दीबा, हम वही बातें करते हैं। परवाज फौरन दीबा का हाथ पकड़ती बिना किसी की सुने किचन की तरफ बढ़ी थी। मम्मा मम्मा। सुबान जिसने पिछले हफ्ते ही नन्हे नन्हे कदम उठाना सीखा था, मम्मा की गर्दान करते पूरे हॉल का चक्कर लगा रहा था। बैरूनी दरवाजे से हिबा को दाखिल होता देख बड़ी सी चीख के साथ अपने अंदाज में वेलकम करते हुए कोशिश से जल्दी जल्दी कदम उठाते उसकी तरफ बढ़ने लगा था। जब नन्हे कदम लड़खड़ाए थे, हिबा अपना बैग वहीं फेंकती दौड़कर अपने बताया हाथ को खुद में समेट गई थी। मम्मा की जान। हिबा बारी पर उसके हर नक्श पर अपनी ममता लुटाती उसकी पेशानी से सर टिका गई थी। मम्मा मम्मा। माँ की ममता की बारिश में भीगते हुए सुबान साहब ने रिटर्न गिफ्ट की तरह गीली किस्सियों की बारिश कर दी थी। अपने चेहरे पर चिपचिपाहट महसूस करके हिबा खिलखिलाई थी, जिसमें शहजादे सुबान की किलकारियों ने उसका भरपूर साथ दिया था। शहजादे को अपने अंदर भींचते हुए उसकी आंखों के गोशे वापस भीग गए थे। यूं भी उन गुजरे 2-3 दिनों से उसकी आंखें हवा वक्त बरसती ही रही थीं। एक इंकशाफ में डॉक्टर हिबा के लिए कितने कच्चों वसवसों के दरवाजे खोल दिए थे। एक तरफ वो हकीकत जो उसने शाम से छुपाई थी, तो दूसरी तरफ उनके रिश्ते की असलियत जो अब सबके सामने खुल चुकी थी। एक तरफ अपनी उम्र में बड़े होने का डर जो उसे किसी नाग की तरह डस रहा था, और दूसरी तरफ उनके दरमियान हुआ 4 साल का मुआहिदा। एक तरफ तंजीला बेगम का बदला रवैया, तो दूसरी तरफ अपनी खाली कोत। सभी डॉक्टर हिबा का चैनो सकून गारत किए हुए थे। हमेशा से मजबूत डॉक्टर हिबा कहलाए जाने वाली हिबा को नारसाई के खौफ ने तोड़ दिया था, खोने के डर ने खोखला कर दिया था। इस सारी परेशानी में उस मासूम फरिश्ते का लिम्स हिबा के लिए किसी नेमत से कम ना था। तपती सहरा में जैसे घना साया, हजारों मीलों के सफ़र तय करके आए थके मुसाफिर के लिए जैसे सराय, तड़पी रूह के लिए जैसे सुकून, सिसकती जिंदगी में राहत का सामान, झुलसते जिस्म पर ठंडी फुवार। ये मासूम डॉक्टर हिबा के लिए हर मर्ज की दवा था, दर्द में राहत का सामान, जिससे दस्तबरदार होने का अभी सोच के भी उसकी सांसें रोक देती थी। लेकिन अब सब हालात सभी उसके मुखालिफ सिमत में थे। हिबा, आप बाहर से आई हैं, जाएं फ्रेश होकर आएं, मैं तब तक सुबान को दलिया खिला देती हूँ। तंजीला बेगम की नरम आवाज़ ने हिबा को होश में लाया था। वो आंसू को पीती उठ खड़ी हुई थी। तंजीला बेगम एक मुस्कुराती नज़र उस पर डालकर सुबान को लेकर आगे बढ़ गई थी। हिबा ने नम आंखों में हसरत समोए सुबान की छोटी सी पश तकती रह गई थी। पिछले 3 दिन से तंजीला बेगम ने सुबान को हाथ का छाला बनाया हुआ था। उसके सारे काम अपने हाथों से कर रही थी। कल तक जो हिबा सुबान के छोटे छोटे काम अपने हाथ से करती थी, आज धुंधली आंखों से अपने खाली हाथ देख दिल बिलबिलाया था। वो पलट के चेहरा साफ करती बैग उठाकर तेज से कदम उठाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। शमीम बेगम, तहसीन बेगम ने अफसोस से एक दूसरे को देखा था। तंजीला अपनी मोहब्बत में हिबा के जज्बात मजरूह कर रही है, जिसका उसे बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। शमीम बेगम डाइनिंग टेबल पर मुस्कुराते हुए सुबान को दलिया खिलाने की कोशिश कर रही तंजीला बेगम को देख अफसोस से बोली। तहसीन बेगम हम करती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गईं। अब अगला सीन। अल्लाह, जब तन्हाई महरूमी ही डॉक्टर हिबा का मुकद्दर था, फिर उस फरिश्ते को मेरी झोली में डाला ही क्यों? मैंने तो कभी तुझसे शिकवा नहीं किया था, फिर मजबूर क्यों कर रहा था तू कि मैं तुझसे शिकवा करूं? मत कर मेरे साथ ऐसा, मर जाएगी हिबा अपने शहजादे के बगैर। नहीं आती अब मुझे सांस उस मासूम के लम्स के बगैर। हकीकत जो भी हो, इस हकीकत को बदल दे। मेरी ज़िंदगी से या इन आती जाती सांसों का तसलसल तोड़कर मुझ पर एहसान कर दे। वो दरवाजे से अपनी पश टिकाकर बैठते हुए फूट फूट कर रो दी थी। दफातन दरवाज़ा नॉक हुआ था। चेहरा दोनों हाथों से साफ करती उठ खड़ी हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने संजीदा खड़ी तहसीन बेगम ने गौर से उसका मुतगय्यर चेहरा देखा था। हिबा नज़र चुराती बेड की तरफ बढ़ गई। जब तहसीन बेगम ने उसे बाजू से थामकर बेड पर बिठाया और ख़ुद उसके मुकाबिल बैठकर उसके गिरफ्तारी से सुर्ख चेहरे पर नज़र टिकाए गोया हुई। जानती हो हिबा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से मुझे तुम अपना अक्स लगती हो। मेरी कहानी का बकिया आधा हिस्सा जानना चाहोगी? कैसे? तहसीन बेगम ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। हिबा के लब खामोश थे, लेकिन आंखों में सवाल उतर आया था, जिस पर तहसीन बेगम ने एक गहरी सांस खींचते गोया हुई। मैंने जन्म दिया,
तुमने परवरिश की। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू ठहरे थे। उसके रोने पर तुम्हारी आंखों में दर्द तिलकोरे लेता है। मैंने दर्द से तड़प कर उसे दुनिया में लाया था। तुम उसके दर्द पर तड़प कर उसे दुनिया से छुपाती हो। तुम माँ कहलाई। मैं माँ बनने के खूबसूरत मराहिल से गुजरी। तुम ममता लुटाकर माँ बन गई। मैं माँ के आला ओहदे पर फायज होकर भी ममता लुटाने से कासिर रही। तुम्हारी ममता रोज़ शराब होती है, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरता। मैं अपनी ममता हर किसी पर लुटाती हूँ, फिर भी मेरी ममता शराब नहीं होती। मेरी ममता प्यासी ही रह गई। मैं एक जज से अपना और हिबा का मुवाजना कर रही तहसीन बेगम के हलक में अटके नमकीन गोले ने मजीद दर्द से सीना चाक करने की इजाज़त नहीं दी थी। उनके लहजे में हिलकोड़े ले रहा दर्द महरूमी महसूस कर हिबा के आंसू मुतवातिर बहने लगे थे। उसने शाकी नज़रों से उस ममता की मूरत को देखा, जिनके चेहरे पर अजियत की एक दास्तान रकम थी। आंखों में ऐसी तड़प थी कि हिबा ने बेसाख्ता झुरझुरी ली थी। मैं भांज नहीं हूँ हिबा। तवील खामोशी के बाद तहसीन बेगम के टूटे लहजे पर हिबा ने तड़प कर उन्हें अपने अंदर भींचा था। प्लीज़ चची। हिबा ने भराई आवाज़ में उन्हें मज़ीद सकम कुरेदने से बाज रखना चाहा, लेकिन वो शायद मुस्कुराकर थक गई थी। अब दर्द को जुबान देना चाहती थी। डॉक्टर ने कहा मेरी जान को ख़तरा है। मैं एक मासूम की ज़िंदगी छीन लूँ, अपनी ज़िंदगी के लिए उसकी कुर्बानी दे दूँ, और सज़ा के तौर पर अल्लाह ये नेमत कभी मेरी झोली में नहीं डालेगा। मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने डॉक्टर की नहीं सुनी, मैंने अपने दिल की सुनी। मैंने अपनी सांसों के लिए उसकी सांसों की डोरी नहीं तोड़ी। एक माँ ऐसा कर ही नहीं सकती, तो मैं कैसे कर गुजरती? अगर मैं उस वक्त खुदगर्जी का चोला ओढ़ लेती तो ममता की बेदाग चादर की तौहीन होती। सबसे जिद लगाकर, अकबर की नाराज़गी मोल लेकर मैंने उसे अपने वजूद में परवान चढ़ाया। उसकी हलचल अपने अंदर महसूस की, जान की बाजी लगाकर उसे जन्म दिया। उसके रोने की आवाज़ पर पुरसकून होकर आंखें मूंद लीं, ये सोचकर कि जब आंखें खोलूंगी तो उस पर जी भर के ममता लुटाऊंगी। दुनिया को चीख चीख कर बताऊंगी कि मैं खुद गर्ज नहीं, अल्लाह ने मुझे बेगर्ज होने का इनाम दिया है। लेकिन जानती हो, जब मैंने आंखें खोली तो मैंने क्या देखा? तहसीन बेगम ने कुर्ब से पूछा। हिबा ने उनके सीने में सर छुपाई लब आपस में पैबस करते हुए नफ़ी में सर को जंबिश दिया था। हिम्मत ही नहीं थी उनके चेहरे की तरफ देखने की। समात में उतरे अल्फाज ही कलेजा चाक कर रहे थे। मेरा शहजादा सफ़ेद कपड़ों में रवानगी के लिए तैयार था। मैं भी नाराज़ हो गई, नहीं देखा मैंने उसे। अब्बू कहते हैं मेरी उंगली पकड़ के वो मुझे जन्नत में ले जाएगा। मैं पूछती हूँ मुझे छोड़कर ही क्यों गया? तहसीन बेगम की दर्द लबरेज आवाज़ पर हिबा ने बस उनके गिर्द अपने बाजू का हिसार तंग कर दिया था। काफ़ी देर तक दोनों इसी तरह एक दूसरे से लिपटे दिल हल्का करते रहे। आखिर हमेशा की तरह अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए तहसीन बेगम ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर उसके आंसू साफ किए थे। जानती हो मैंने ये सब तुम्हें क्यों बताया? तहसीन बेगम के सवाल पर हिबा ने नफ़ी में सर हिलाया था। वो वाकई नहीं जानती थी कि तहसीन बेगम ने इतना ख़ास मकाम उसे क्यों दिया। बहुत ख़ास होते हैं वो लोग जिनके मुकाबिल हम अपना दर्द बयान करते हैं, ताकि तुम खुद को हल्कान करने की बजाय तंजीला की कैफियत समझो। हिबा, कोख खोने का दर्द बहुत बड़ा होता है। तंजीला ने अपनी पहली औलाद खोई है। शामी इस घर का पहला बच्चा था। उसकी नागहानी मौत का दुख हम पर पहाड़ की तरह टूटा। तंजीला तो फिर माँ थी, उसके दर्द का अंदाज़ा लगा सकती हो। वो बस सोबान में शामी को महसूस करना चाहती है। तुम कुछ दिन सब्र कर दो। तंजीला बहुत नरम मिजाज मोहब्बती हुआ करती थी। शामी की मौत ने उसे बदल दिया। अब सोबान के साथ वो वापस बदल रही है। तुम समझो इस बात को, सोबान तुम्हारा ही कहलाएगा। तहसीन बेगम रसान से समझाते हुए आखिर में उसका गाल थपथपाकर उठ खड़ी हुई थी। दरवाज़ा खुला था और हाथ पर कोट डाले थकन ज़दा चेहरे के साथ हशाम अंदर दाखिल हुआ। दोनों ने अपने तासुरात फ़ौरन ठीक किए थे। तहसीन बेगम मुस्कुराकर हशाम के सवाल का जवाब देती बाहर की तरफ बढ़ी। उनके पीछे ही हिबा ने कदम बढ़ाए थे कि दरवाजे के करीब खड़े हशाम ने एक ही जज्बे से बाजू से थामकर दीवार से लगाया था। हिबा के कुछ समझने से पहले ही दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके डोर लॉक किया था। क्या बदतमीजी है ये? हिबा उसके साथ गिरफ्त में मचली थी। ये मेरा सवाल है डॉक्टर। हशाम जबड़े भींच कर कुर्राया, जो पूरी तरह गलत है। हिबा उसके गर्म सांसों के थप्पड़ों की ताप ना लाते हुए चेहरा मोड़कर लफ्ज़ चबा के बोली, आप जो कर रही हैं पिछले 3 दिन से उसके बारे में क्या राय है आपकी? हशाम थोड़ी से पकड़ के उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाता तंजन बोला, जिस पर हिबा ने थूक निकला था। जवाब नहीं दिया।
हिबा की थोड़ी पर मजबूत उंगलियों का गिरफ्त सख्त हुआ था, जिस पर हिबा ने सिसकी भरी थी। ये थोड़ी का दर्द था या दिल का, ये तय करने की मोहलत अभी हशाम उसे देने के लिए रवादार नहीं था। राय तब देती जब मैंने कुछ किया होता, हिबा मज़ाहिमत करते हुए दांत पीस कर बोली। आवाज़ में वाज़ेह लर्जिश थी। अच्छा, तो फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहें। हशाम उसके नज़र चुराने पर चोट कर गया। आप मुझे हर्ट कर रहे हैं मिस्टर हशाम। हिबा की आवाज़ भर आई। अभी छुपा राज मंजर पर आ जाए तो ये इंसान पल में बदल जाएगा। सेम हेयर डॉक्टर, हशाम ने जिताया। जज्बात के बोझ से आवाज़ भारी हो गई थी। तो भलाई इसी में है कि आप मुझे आज़ाद करें, हम दोनों हर्ट नहीं होंगे। हिबा सफाकी से बोली। हशाम ने शाकी नज़रों से उसे देखा, फिर बेयकीन तासुरात इश्ताल में बदल गए थे। क्या बकवास है ये डॉक्टर? गुस्से की जाती से सुर्ख हुए चेहरे के साथ हशाम दहाड़ा था। बकवास नहीं, हकीकत है मिस्टर हशाम। हारे हुए खिलाड़ी को मैदान छोड़ना होता है, चाहे खुशी से हो या गम से। हिबा अपना दिल कड़ा के बोली। दिल खून के आंसू रोया था, लेकिन वो अपने खच्चियों में घिरी कुछ भी बोल रही थी। बकवास बंद करें डॉक्टर। हशाम ने जोर से पीछे दीवार पर हाथ मारा था। उसकी बेदर्द ज़रब पर हिले दीवार पर हिबा ने बामुश्किल अपनी चीख का गला घोंटा था। आपके दिमाग में जो भी खन्नास भरा है खुद निकाल कर कहीं दूर नदी में बहाएं, क्योंकि अगर मैंने खुद निकाला तो आपको मुझसे बहुत सी शिकायतें होंगी। हशाम ने दबी दबी आवाज़ में वार्न करते हुए हिबा के रोंगटे खड़े किए थे। अब रोना बंद करें फौरन। उसे सर झुकाकर शुगर फरमाता देख हशाम का पारा कुछ और चढ़ा था। हिबा ने सुर्ख भीगी आंखें उठा के शिकवा करना नजरें उस जालिम पर डाली, जो दिल लड़जा के रोने से बाज रहने की हिदायत दे रहा था। मुकाबिल की दिल भरा अदा पर गुस्सा इश्ताल पल में हवा हुआ था और हशाम की आंखें मुस्कुराई थीं। समझाया था ना डॉक्टर, मेरे गुस्से को हवा नहीं दें, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी आप। हशाम उसकी पेशानी से सर टिकाता मदम आवाज़ पर बोला, जिस हिबा ने सिसकी रोकी थी। समझता हूँ आपकी मौजूदा कैफियत, अंदाज़ा है आपके खदशात का, आपके दर्द का भी एहसास है, लेकिन आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं यार। फ़रार किसी मसले का हल थोड़ा होता है। हमने हमारे बीच एतबार के रिश्ते की बुनियाद रखी थी, फिर बेएतबारी की आंधी से इस बुनियाद को कमज़ोर करने पर क्यों तुली हैं? मैंने अपने बचपन के खौफ को आप पर भरोसा करके पसे पश डाल दिया, तो क्या आप अपने खौफ को मेरे रूबरू जुबान नहीं दे सकती? हशाम उसकी पेशानी से सर टिकाए एक जज्ब के आलम में कहता शिकवा कर रहा था या समझा रहा था। जो भी था, हिबा के अंदर सुकून उतर रहा था। कोई था जो बिन कहे उसे समझ रहा था। कोई था जो अपने साथ का यकीन दिला रहा था। कोई था जो अपने ज़ात का मान बख्श रहा था। मॉम का यूं शहजादे पर काबिज हो जाना आपको परेशान कर रहा है। आप भी एक माँ हैं, समझे मॉम की कैफियत, और थोड़ा सा यकीन करें मेरा, पछताएंगी नहीं। हशाम ने मुस्कुराते हुए इसकी पेशानी से सर हटाया था। हिबा सांस रोके उसकी झुलसती सांसों से तप उठे चेहरे के साथ बुद्ध बनी वैसे ही खड़ी थी। कपकपाते नाजुक लब, सुर्ख छोटी सी नाक, दहकते रुखसार से मुतबस्सम नज़र सफ़र करती जैसे ही शबनबी बूंदों से सजी सभी पेशानी तक गई। हशाम बेखुद हुआ था और अगले ही पल झुककर वहाँ अपने अहमरी लबों से हकीकत के फूल खिलाए थे। उसके शिद्दत भरे लम्स पर हिबा जी जान से कांपी थी और उसे धक्का देने से पहले ही हशाम मुस्कुराता दूर हुआ था। इंतज़ार करें, मैं शहजादे को लेकर आता हूँ। हशाम एक मुस्कुराती नज़र उसके लरसते वजूद पर डालकर वहाँ से निकल गया था। कैसे हकीकत रख दूँ आपके सामने? हिबा ने धक धक करते दिल पर हाथ रखते हुए खौफ से आंखें मींची थीं। अब अगला सीन। तंजीला कहाँ है यार, कितनी बार आप? अंसार साहब दरवाजे में खड़े होकर तंजीला बेगम को आवाज़ दे रहे थे कि अचानक घुटनों पर नरम हाथों का लम्स महसूस करके साकित हुए। लम्स की तस्दीक होते ही तनफ़ुस खुद ब खुद तेज़ हुआ था। हमा वक्त कशादा पेशानी पर सजी सलवटें खुद ब खुद साफ़ हुई थीं। बेतासुर आंखों में पहले नरमी फिर नमी उतर आई थी और चट्टानों से सख्त चेहरे पर दर्द की एक अलग ही दास्तान रकम हुई थी। उन्होंने लब आपस में पेवस्त करके नज़रें नीचे झुकाईं, जहाँ वो नन्हा फरिश्ता दोनों हाथों से उनका घुटना थामे मुंतज़िर था। शायद पूरे घर में मार्च करते हुए शहजादे इधर निकल आए थे और अब थक कर किसी और के कदमों का सहारा चाहते थे। अंसार साहब के हाथ कप पाए थे, हिम्मत मफकूद थी झुकने की। मम्मा मम्मा। मुंतज़िर सोबान साहब इंतज़ार तवील होता देख दोनों हाथ छोड़कर ऊपर करने लगे थे कि इसी असना में लड़खड़ाकर पीछे लुढ़कने लगे थे। शामी। अंसार साहब ने बर्क रफ्तार से उसे झुककर खुद में समेटा था। मेरा शामी।
अंसार साहब उसे अपने अंदर खींचते कपकपाती आवाज़ में बोले। कब चट्टानों से सख्त अंसार अली की आंखों से दरिया रवा हुआ था, वो नहीं जानते थे। बस इस बच्चे को अपने अंदर भींचते तो शाम की खुशबू रूह में उतार रहे थे। अपने डैड को माफ़ कर देना शामी, अपनी ज़िद में ज़िंदगी भर का खसारा मुकद्दमे में लिखवा लिया मैंने। अंसार साहब ने भराई आवाज़ में निदामत से कहते हुए सुबान की पेशानी चूमी थी। मैं तो नाराज़ था तुमसे, तुमने तो उसे मेरी ज़िंदगी भर का रोग बना दिया यार। डैडी ने तो सिर्फ उंगली छुड़ाई थी, इस उम्मीद पर कि तुम बढ़कर हक से बाजू थाम लोगे, लेकिन तुम तो मुंह मोड़ कर ही चले गए। अंसार साहब बारी बारी सुबान के दोनों हथेली चूमते हुए बोले। ऐसा कौन करता है अपने डैड के साथ यार। बरसती आंखों से सुबान की आंखें चूमते हुए उन्हें शिकवा किया था, जिस पर पिलर से पश टिकाए छुपे हशाम की हिचकी बरामद हुई थी। अंसार साहब ने फौरन आंसू पोंछकर सामने देखा और दूसरी पल मामला उनकी समझ में आ गया था। बाहर आओ नालायक। अंसार साहब की धाड़ पर हशाम सर झुकाता निकल आया था। अपने डैडी के साथ प्रैंक। अंसार साहब उसके झुके सर को देख रोबदार आवाज़ में बोले, जिस पर सुबान को न जाने क्या समझ आया था कि हाथ बढ़ाकर उनकी दाढ़ी खींचकर किलकारी मारने लगा। रुको यार तुम, पहले तुम्हारे नालायक चाचू प्लस बाप की क्लास लगा लूं। अंसार साहब ने मुस्कुराते हुए शरारत से मोहलत चाही, जिस पर हशाम ने झुकी गर्दन जरा सा उठाकर सुबान को अंसार साहब के चेहरे पर अपने नन्हे नन्हे हाथ मारता देख मुस्कुराया। सॉरी डैड, लेकिन आप फजूल में स्टोनमैन बने घूम रहे थे तो मुझे मजबूरन ये करना पड़ा। हशाम बिना शर्मिंदा हुए बोला, जिस पर अंसार साहब ने उसे घूरा था, लेकिन सुबान पर नजर जाते ही मुस्कुराते हुए कमरे के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गए। हशाम भी छोटे छोटे कदम उठाकर उनके पीछे ही दाखिल हुआ था। ये स्टोन मैन भी अपने सीने में दिल रखता है, ख्वाब पत्थर का ही सही। अंसार साहब फीका सा मुस्कुराए, उनके लहजे में छुपा दर्द महसूस करके हशाम ने जबड़े भींचे। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। इंसान हूँ, अगर मैंने भी ये ख्वाहिश की तो क्या बुरा था। डॉक्टर चाहता है कि उसका बेटा उससे बड़ा डॉक्टर बने, आलिम चाहता है कि उसका बेटा उससे बड़ा आलिम बने, मिनिस्टर चाहता है कि उसका बेटा उससे बड़ी कुर्सी पर बैठे। अगर मैंने भी ख्वाहिश की कि मेरा बेटा मेरी फील्ड ज्वाइन करे, मुझसे बड़े ओहदे पर फाइज होकर खूब तरक्की करे और मैं फ़ख्र से गर्दन अकड़ा कर दुनिया को बताऊं, तो क्या गलत ख्वाहिश की। हक रखता था तो हक जताया भी। हाँ, जज्बात के इजहार में हमेशा से कोरा था, सख्ती कर गया, मोहब्बत की बजाय धौंस जमाया। लेकिन ये भी तो मोहब्बत की एक किस्म है ना, ख्वाहिश करने की बजाय फैसला सुनाया। इनकार की सूरत में मर्जी मुसल्लत करनी चाहिए। वो नहीं माना तो नाराज़ हुआ। क्या एक बाप होने के नाते इतना हक भी नहीं था मेरा। वो ऐसे नाराज़ हुआ कि लौट कर ही नहीं आया। अंसार साहब ने रुख मोड़े शिकवा किया और हशाम बुत बने बिना देखे भी जानता था उन आंसू उनकी दाढ़ी भिगो रही होगी। सॉरी डैड। हशाम ने उनकी पच से सर टिकाया, उन्होंने पलट कर उसे खुद में भींचा था। आई एम सॉरी टू यार। अंसार साहब अपने सीने से लिपटे खूबरू जवान बेटे के घने बालों वाले सर पर लब रखते हुए बोले, जब सुबान के एहतजाज पर दोनों मुस्कुराए थे। शामी है ये मेरा, जूनियर शामी। अंसार साहब ने मुंह बसूरे सुबान के गाल चूमे तो उनकी मूंछों की चुभन पर सुबान का मुंह बना था। भाई पड़े हटो, मेरे जूनियर शामी जेलस हो रहे हैं। अंसार साहब शाम के बाल खींच रहे सुबान को देखकर मुस्कुराकर बोले, जिस शहजादे ने हस्बे आदत बिना बात समझने की जहमत उठाए किलकारी मारी। उसकी बेवजह किलकारी पर अंसार साहब का कहका उबला था। अब जब दोनों दादा पोते बेवजह ही महफिल लूट रहे थे तो हशाम क्यों पीछे रहता। उसने भी 2 से भले 3 के तहत पागलों की तरह दोनों का साथ दिया था। ये पागलपन भी मोहब्बत का एक अनोखा ही अंदाज था। अब अगला सीन। गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती एक के पीछे एक पुलिस की 3 गाड़ियां दाखिल हुईं, तो जैसे गांव के फिजा में चह में गोइयों का तूफान उमड़ आया था। चौधरी की हवेली में पुलिस खबर थी या जंगल में लगी आग जो फैलती जा रही थी। हर सुनने वाला गुश्ते बंदा हवेली की तरफ दौड़ रहा था। हवेली के बाहर गाड़ियों के रुकने तक गांव वालों का हजूम वहां पहुंच चुका था। औरतें पल्लू से चेहरा छुपाए सरगोशियों में कयास रैयों में मसरूफ थीं, तो मर्द हजरात अपने तय अंदाजे लगाने की तगोदों में हलकान थे। जब पहली चमचमाती गाड़ी का फ्रंट डोर खुला और ब्लैक बूट में मुकीद मजबूत कदम जमीन पर रखा गया था, माहौल में अचानक सकवत छा गया। अब सब आंखें फाड़े उस शेर को देखने के मुंतजिर थे जिसने शेर के मुंह में हाथ डाला था। इंतजार की घड़ी तमाम हुई और खूबरू से एसपी अहान अली ने अपनी कैब दुरुस्त करते हुए मीरपुर की सरजमीन पर अपने भारी कदम जमाए थे, वहां के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए।
चौधरी सुलेमान से कहो कि बाराती आए हैं, खुद शराफत का मुजाहरा करे, क्योंकि हमसे शराफत की उम्मीद सरासर बेवकूफ़ी है। अहान की तरफ से भारी रोबदार आवाज़ में मिले हुक्म पर चौधरी का मुलाजिम, जो भिपटे हुए चौधरी की पहुंच का धौंस डालने आया था, अल्फाज हक में दबाता उल्टे कदम हवेली के अंदर भागा था। अहान ने सर घुमाकर एक संजीदा नज़र इर्द गिर्द खड़े गांव वालों पर डाली, जो उसके बेतासुर चेहरे को देख खिसिया के हंसे साइड पर हुए थे। साहब, सरकार आपको अंदर बुला रहे हैं। वही मुलाजिम हामता कामता चौधरी का हुक्म लिए बाहर आया। उसके पैगाम पर अहान के माथे पर पड़ी सलवटों को देख मुलाजिम ने थूक निकलकर 2 कदम पीछे लिए। तुम्हारे बगैर सरकार को शायद इज्जत रास नहीं आती, और वो चाहता है कि मैं उसे घसीट कर उसकी सल्तनत से बेइज्जत करके ले जाऊं। कोई नहीं, मरने वाले की भी एक ख्वाहिश का एहतराम हम कर ही लेते हैं। अहान दांत पीस कर कहता लंबे लंबे डग उठाता अंदर की तरफ बढ़ा था। नीलम की दर्द भरी कहानी और नन्हे शहजादे सुबान को नुकसान पहुंचाने की चौधरी की साजिश। चौधरी के गुनाहों की लंबी चौड़ी लिस्ट में ये 2 ऐसे गुनाह थे जो सब पर भारी थे और अहान के दिमाग में घूमते हुए चौधरी के लिए अताब को आवाज़ दे रहे थे। वो जबड़े भींचता दरवाजे को ठोकर मारकर बड़े हॉल नुमा जगह में दाखिल हुआ था। कीमती कालीन, सोफे और बेशकीमती शोपी से सजी हवेली कहीं से नहीं लग रही थी कि वो सीधा मकान, कच्ची सड़क और बाहर लागर कमज़ोर अवाम दोनों एक ही मीरपुर नामी गांव का हिस्सा हैं। गफूर साहब, भाई लाएं हथकड़ी, नाम के बड़े लोगों को काम के कंगन तो पहनाएं। अहान हॉल में जख्मी शेर की तरह चक्कर काट रहे चौधरी को देख तमस्कर से बोला, मेरी हवेली में कदम रख के तुमने ठीक नहीं किया एसपी। मेरी जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती, लेकिन तुम्हारे इस अमल से तुम्हारी वर्दी ज़रूर जा सकती है। चौधरी भिपर के बोला, जिस पर अहान ने सर पीछे को गिराकर कहका लगाया था, मानो मासूम बच्चे की बचगाना बात पर हंसी आ गई हो। अब हमने तो आपकी हवेली में जूते समेत कदम रख दिए हैं, अब आपकी बारी है। आप अपनी कोला पूरी उतार कर हमारे थाने में कदम रंजा फरमाएं। अहान भारी कदम दबेस कालीन पर डालता चौधरी के मुकाबले आया था। और रही बात पहुंच की, तो मुजरिम की पहुंच चाहे जहां तक भी हो, जब कानून के हाथ उसकी गर्दन दबोचती है तो आकर वो गिरता मुंह के बल जेल में ही है। और वर्दी वाले धमकी बहुत ज़्यादा पुरानी है चौधरी, कुछ नया ट्राई कर, मज़ा भी आता। लेकिन कोई नहीं, कैद होने से पहले हर परिंदा फटफड़ाता है, अपनी आज़ादी को खैराबाद कहते हुए। अहान झुककर चौधरी की आंखों में झांकता मुस्कुराकर बोला, जिस पर चौधरी के तन बदन में आग सी लग गई थी। चौधरी ने तिलमिला के चंद कदम की दूरी पर पश्त पर बाजू बांधे बेतासुर चेहरे के साथ गर्दन में बल डाले खड़े अनवर को देखा, जो ऐसा लाताल्लुक बना खड़ा था जैसे इसे यहाँ क्या हो रहा है उससे कोई सरोकार ही ना हो। कितने हाथ पैर मारे थे उसने इस अरेस्ट वारंट को रुकवाने के लिए, लेकिन सब रायगा गया था। गफूर नामी कांस्टेबल चौधरी के हाथों में हथकड़ी पहना रहा था और चौधरी सुलगती नज़रों से उस पत्थर को देख रहा था, जो अब भी बेहिसो हरकत खड़ा था। चौधरी की नज़रों के ताक़ुब में देखते हुए अहान की नज़र उस लंबे चौड़े चट्टानी वजूद पर गई थी। उसके बेतासुर चेहरे पर नज़र टिकाए वो अनवर के मुकाबले चला आया था, लेकिन मजाल है जो अनवर की पोजीशन में कोई भी तब्दीली आई हो, वो अभी पहाड़ की तरह सर उठाए खड़ा था। ज़्यादा दिन बाहर की हवा तुम्हें भी रास नहीं आने वाली। एक बार साबित हो जाए चौधरी के गैर कानूनी सरगर्मियों में तुम्हारी हिस्सेदारी है, फिर तुम्हारी मेहमान नवाजी भी होगी। अहान अनवर को बेखौफ खड़ा देख रोबदार आवाज़ में बोला, जिस पर अनवर के भिंजे लब दिलकशी से मुस्कुराए थे। उसने 2 कदम पीछे लेकर दिलचस्पी से नीचे से ऊपर तक फुल यूनिफॉर्म में मलबूस कुबरू से अहान का तनकीदी जायज़ा लिया, फिर पश्त पर हाथ बांधता संजीदगी से गोया हुआ, मुजरिम ने परवरिश की है, लेकिन जुर्म कभी मेरा पेशा नहीं रहा। जवारियों के सोबत में दिन गुजरता है, लेकिन ज़मीर का सौदा कभी नहीं किया। शराबियों की महफिल में आना जाना है, लेकिन हराम को कभी मुंह नहीं लगाया। शबाब के साथ उठना बैठना है, लेकिन नियत कभी गलीज़ नहीं की। क्यों नहीं जानता, लेकिन अगर फिर भी तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो तो मैं हाजिर हूँ, क्योंकि डर और अनवर दोनों का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। अनवर ने बेखौफी से कहते हुए अपने हाथ आगे किए थे। उसकी बेखौफ आंखों में देखते हुए अहान ने अनकारा भरा था। यकीन करना मुश्किल था कि जुर्म के कीचड़ में रहकर उसका दामन साफ था, लेकिन मुकाबिल खड़े बंदे की आंखों की सच्चाई और पुरएतमाद लहजा उस मुश्किल पर यकीन की मोहर सब्त कर रहा था। यूँ भी माकूला मशहूर है कि कवल कीचड़ में खिलता है। ले चलो इसे। अहान ने पलटकर अनवर को खूनख्वार नज़रों से घूरे चौधरी को ले जाने का हुक्म दिया, जब अकब से अनवर की भारी आवाज़ बुलंद हुई थी। 1 मिनट एसपी साहब, चौधरी साहब को किसी बहुत ख़ास से मुलाकात करवाना है। वो क्या है ना, थाने तक आने की मैं जहमत उठा सकता हूँ, लेकिन घर की इज्जत का कोर्ट कचहरी जैसी जगहों पर कदम रखना मुनासिब नहीं लगता। हम गांव वालों के लिए गैरत का मामला बन जाता है। क्यों चौधरी साहब?
अनवर ने जला देने वाली मुस्कुराहट चौधरी की तरफ उछाली। नूर चौधरी, बाहर तो आए ज़रा, बस सलाम कर दें बड़े भाई को। ये और बात है कि सलामती भेजने का कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होने वाला अब। अनवर चौधरी के हथकड़ी लगे हाथों पर तमस्करी नज़र डालता हुआ बोला, अलबत्ता लहजा स्पार्ट ही था। अनवर की मुस्तहकम आवाज़ पर आहान ने चेहरा मोड़कर अनवर की पश्त पर टिकाई, जो अब रुख मोड़े किसी को बाहर आने का इशारा कर रहा था, और दूसरे ही पल बड़ी सी काली चादर में धांत पान से वजूद ने हॉल में कदम रखा। नूरी? आहान की आंखों में बेयकीनी उभरी थी। उसने उलझकर अनवर फिर नूरी को देखा, जो बड़ी सी चादर में खुद को छुपाए छोटे छोटे कदम उठाती अनवर के पहलू में खड़ी हो गई थी। पहचाना चौधरी साहब? आपकी छोटी मासूम बहन नूर चौधरी, जिस 3 हिस्से जायदाद के लिए आपने इतने पापड़ बेले, उस सारे जायदाद की इकलौती मालकन। अनवर ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ चौधरी की समात पर धमाका किया। हराम खोर, तूने मुझे धोखा दिया चौधरी को? बेयकीनी से पहले चौधरी की आंखों में पल में गुस्सा और इश्ताल से सुर्ख हो गई थी। वो गफूर को झड़कता भपर के नूरी की तरफ झपटा, लेकिन दरमियान ही में आहान ने दबोच कर कोशिश नाकाम की और अनवर चौधरी की धाड़ पर सहमी नूरी को अपनी पश्त पर छुपाता नूरी के आगे किसी पहाड़ की तरह डाल बनकर खड़ा हो गया था। मजीद कोई हिमाकत नहीं चौधरी, ताकत के नशे में चूर होकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी तुमने खुद मारी है, बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। अरे अहमक इंसान, अगर अपने आखिरी वक्त में बड़े चौधरी ने अपने 3 हिस्सा जायदाद तुम्हारे गलत कामों में मुलव्विस होने की वजह से नाराज होकर नीलम चौधरी का नाम कर भी दी थी, तो अगर तुम चाहते तो छोटी चौधराइन को हवेली से निकालने की बजाय उनके साथ अच्छा बर्ताव करके नीलम चौधरी से जायदाद हड़प सकते थे। लेकिन तुम ठहरे लालची जमा बेवकूफ़ इंसान। नीलम चौधरी को हॉस्टल में फेंक दिया और चौधराइन को हवेली से बेदखल कर दिया। गुर्बत की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए नूर चौधरी को जन्म दिया था, और तुम ताकत की घमंड में मगरूर आंखें आसमान पर रखकर चलने वाले बेवकूफ़ इंसान अपनी रंगीन दुनिया में गुम अपना अंजाम भूल बैठे। 4 साल पहले तुम्हारे नापाक इरादे जब नीलम चौधरी पर वाज़े हुए, तो उन्होंने अपने नाम की तमाम जायदाद अपनी छोटी बहन नूर चौधरी के नाम कर दी थी, लेकिन फिर बेचारी बेमौत मारी गई। बचने के तो अब तुम्हारी भी कोई उम्मीद नहीं थी। अनवर थर थर काँप रही नूर चौधरी उर्फ नूरी को आगे करता बेलचक आवाज़ में चौधरी को उसकी बेखबरी से लेकर बदतर अंजाम तक की कहानी सुना गया। इस नए इंकशाफ पर आहान भी शशदर रह गया। हिबा के घर में हेल्पर का काम करने वाली लड़की दर हकीकत मीरपुर की मलका थी। तूने गद्दारी की, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते ने मुझे ही पल में काट लिया, और मैं बेखबर कैसे? चौधरी अपनी इस कदर बेखबरी पर चीख कर हवेली के दरो दीवार में सूर फूंकता पागलों की तरह अपने बाल नोचता आहान से बाजू छुड़वाकर अनवर की तरफ झपटा। बस नहीं चल रहा था कि मुकाबिल खड़े लड़के की जान निकाल ले। जिसे गुलाम समझा वही असल खिलाड़ी निकला। ना ना चौधरी साहब, मेहनत का मुआवजा खाया हराम नहीं, और कुत्ता तो आप मुझे कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपने मालिक का वफादार होता है। अनवर मचल रहे चौधरी की आंखों में झांकते हुए उस पर अपनी असलियत वाज़े कर गया था। ये सब तुमने किया है ना? चौधरी ने लहू रंग आंखों से अनवर को भस्म करना चाहा। बद के साए में रहकर बदनाम हुआ, लेकिन बद नहीं किया, ये बड़ी बात नहीं। वैसे भी मुहावरा तो सुना ही होगा, बद से बदनाम भला। अनवर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी चौधरी का खून जलाने में, और चौधरी बेबस होकर उसे मोटी मोटी गालियों से नवाज रहा था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। इन्हें ले जाएं एसपी साहब, मुलाकात की मोहलत का शुक्रिया, मुद्दत तमाम हुई। अनवर इत्मीनान से कहता हुआ हौले हौले जरस रही नूरी की तरफ मुड़ा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चौधरी की चंगाड़ती आवाज़ पर नूरी सहम कर अनवर के साथ लगी थी। ये आपको छोड़ दें तो मिलते हैं। अनवर ने बिना पलटे चौधरी को पतंगे लगाए थे। अगर ये नीलम चौधरी की बहन है तो फिर ये मेरी भाभी के साथ। आहान गफूर को गलीज गालियां बक रहे चौधरी को बाहर ले जाने का इशारा करता उलझकर अनवर से मुखातिब था, जो खौफजदा नूरी को पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था। नूरी अपने भांजे के साथ रहना चाहती थी। रास्त तौर पर इनका तारुफ अगर आपकी भाभी से कराता तो वो सबान के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर फिक्रमंद होती। मुमकिन था इजाज़त भी नहीं देती, इसलिए मुझे इनकी पहचान बदलनी पड़ी। वादा किया था नीलम बीबी से कि हर मुमकिन कोशिश करूँगा उनकी बहन को खुशी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की। बस अपना वादा निभाने के लिए जो मुनासिब लगा किया। अनवर ने कंधे अचकाए। भाई, डॉक्टर बाजी और सोबी बाबा कैसे हैं? नूरी ने दोनों हाथों से चेहरा साफ करते गुलूगीर लहजे में पूछा। आवाज़ अब भी लरस रही थी। ठीक है, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, और अगर मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी तो लाजमी रब्ता करूँगा। आहान अनवर की पीठ थपथपाता निकल गया था।
नूरी, अब आप यहाँ बैठ जाएं। मैं जब तक यहाँ हूँ आप पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। अनवर ने मुश्किल से चेहरा और लहजे में नरम तासुरात आना चाहे, लेकिन नाकाम ठहरा। बेज़मीर लोगों के साथ रहकर भले ही उसका ज़मीर मुर्दा नहीं हुआ था, लेकिन शख्सियत में सड़पन और सख्ती इस कदर रच बस गई थी कि वो चाहकर भी नरम नहीं हो पा रहा था। और अब मुकाबिल खड़ी छोटी सी लड़की की सूसू से उसे उलझन हो रही थी। चुप हो जाए नूरी बीबी, वो चला गया, अब आप महफूज हैं। अनवर झला के इस बात तेज आवाज में बोला, जिस पर नूरी सहम कर 2 कदम पीछे हुई। अब नम आंखों में खौफ लिए वो अनवर को देख रही थी। मुझसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ, आप जाकर आराम करें। अनवर पेशानी मसलता हुआ बोला। अजीब परेशानी गले पड़ गई थी। अनवर, मुझे सोबी से मिलना है और डॉक्टर बाजी से भी। नूरी थूक निगलते हुए मुल्तजी अंदाज में बोली। मुकाबिल खड़ा फौलादी जिस्म वाला इंसान कम से कम उससे 9-10 साल बड़ा था, फिर भी उसे नाम से ही मुखातिब करती थी। अबे मुमकिन नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मुकाबिल को रोने के लिए तैयार देख अनवर ने फौरन दिलासा दिया। बड़ी बीबी को ले जाएं और खिलाएं पिलाएं और ख़ास ख्याल रखें। अनवर ने हवेली की पुरानी मुलाजमा को हिदायत दी तो वो आगे आके नूरी को ले गई और अनवर पीछे सोफे पर ठहर गया था। सब उसके प्लान के मुताबिक हुआ था। चौधरी का सोफा खिड़की के ऐन मुकाबिल लगाना, गोडाउन के पीछे पिछले दाखिली हिस्से से बंदों को हटाना, फिर उस इंस्पेक्टर की मदद के लिए पहले से जीप के पास मौजूद होना। लेकिन अब मसला नूर का था। वो शाका की बर्बादी का सामान तैयार करना चाहता था, लेकिन नूर की जिम्मेदारी दरमियान में बड़ी रुकावट थी। उसे नज़रों से दूर भी नहीं कर सकता था और ना साथ रख सकता था, क्योंकि चौधरी का जिस तरह के लोगों के साथ ताल्लुकात थे वो चुप तो हरगिज़ नहीं बैठेंगे उसकी गिरफ्तारी के बाद। कहाँ फंसा दिया आपने नीलम बीबी अनवर को? नूर के रोने की आवाज़ पर अनवर झुंझुला के अपनी जगह खड़ा हुआ था।